हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो भाई हम लोग अभी ग्रामर की एक सीरीज कर रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। यानी कि ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम रिवीजन के तौर पे इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं। आप सीजीएल या एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, 78 तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 79 से, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट आज कर रहे हैं कंजंक्शन, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं सीरीज को, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, कंजंक्शन। ठीक है भाई, कंजंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और काफ़ी दिन के बाद जो है ना आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे, इसके पीछे कारण है असुविधा के लिए पहले तो भाई खेद है ना, लेकिन इसके पीछे कारण है, कुछ पर्सनल रीज़न है जिसमें मैं लगा हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं बिजी चल रहा था और काफ़ी मतलब टफ टाइम था वो मेरे लिए। ठीक है, अभी भी है लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 79 कंजंक्शन के हिसाब से कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल देखो कॉन्सेप्ट नंबर 79 है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है या वर्ड्स का ग्रुप होता है जो क्या करता है, किन्हीं दो अलग वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। जैसे हम बोलते हैं राम एंड श्याम, तो एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम को ऐड कर रहा है, तो एंड आपका कंजंक्शन हो गया। ही एज वेल एज आई, तो एज वेल एज क्या कर रहा है, ही और आई को ऐड कर रहा है, तो एज वेल एज क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? तो कंजंक्शन का मतलब होता है एक शब्द या शब्दों का समूह जो क्या करता है, किन्हीं दो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या वर्ड्स को ऐड करने का काम करता है। अब कंजंक्शन की अपनी कई सारी टाइप्स होती हैं, तो उन्हीं में से एक टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, पहले तो आप ये समझो। एक होता है रट्टा लगाना, एक होता है चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना। अब क्योंकि हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और मैं आपको रटवा दूं तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा, है ना। देखो आप ये समझो, आपने ये वाला टर्म जरूर सुना होगा कभी ना कभी, को ओनर। सुना है आपने कि मैं इस कंपनी का को ओनर हूं? सुना है आपने, को ओनर, है ना। या फिर क्या होता है, को राइटर होता है, को ओनर होता है, को राइटर होता है, बहुत सारे होते हैं, है ना। ऐसी को फाउंडर सुना होगा आपने, को फाउंडर। ऐसे आपने बहुत सारे वर्ड जो है ना को की मदद से आपने सुना होगा। तो को का क्या मतलब है, जैसे मान के चलो मेरे भाई ये दो व्यक्ति है, ठीक है, एक कंपनी को इन दोनों ने मिलकर बनाया, इसने भी और इसने भी, दोनों ने मिलकर बनाया। यानी कि इस कंपनी को दोनों ने क्या किया, मिलकर फाउंड किया। तो ना तो अकेला ये फाउंडर है, ना तो अकेला ये फाउंडर है, ये भी कंपनी का को फाउंडर है, ठीक है, और ये भी कंपनी का को फाउंडर है। तो को फाउंडर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसी को राइटर, को राइटर का मतलब क्या है भाई, कि उसने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, लेकिन ना तो उसने पूरा लिखा ना मैंने पूरा लिखा, बल्कि दोनों ने मिलकर कंप्लीट किया। ऐसी को ओनर, मतलब वो भी मालिक है मैं भी मालिक हूं, दोनों क्या है, आधे आधे मालिक है, मतलब दोनों इक्वल है। तो जहां पर भी को लग जाता है तो को का मतलब क्या समझो, को का मतलब समझो इक्वल। को का मतलब क्या समझो, इक्वल। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब जब मैं आपको बोलता हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा कंजंक्शन जो क्या करेगा, दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा। कंजंक्शन का डेफिनेशन यही है, लेकिन क्योंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है कि इसके पीछे वाला शब्द और इसके आगे वाला शब्द, यानी कि जिनको ये जोड़ रहा है, वो दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल रैंक के होने चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग है और को का मतलब इक्वल होता है। मेरी बात समझे? जैसे मान के चलो सीसी, सीसी का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है तो इससे आगे और पीछे वाले वर्ड्स की जो रैंक है वो इक्वल होनी चाहिए, हाँ कि ना, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग है और को का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो यही कॉन्सेप्ट है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है ऐसे वर्ड्स को या क्लॉजेस को या स्टेटमेंट को जोड़ता है जो क्या होते हैं मेरे भाई, इक्वल रैंक के। क्या होते हैं, इक्वल रैंक के, क्योंकि को का मतलब क्या होता है, इक्वल। को का मतलब क्या होता है, इक्वल। अच्छा, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते कौन से हैं, ये भी तो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता कि कौन कौन से कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कहा जाता है तब तक हम ये कॉन्सेप्ट कैसे याद रखने का कोई फायदा होगा नहीं, है ना भाई। ये जितने भी लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, फैन बॉयज, फैन बॉयज, इसे याद रखना, फैन बॉयज। ठीक है, एफ का मतलब है फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब है सो। जितने भी आपको लिखे हुए दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि इनकी मदद से अगर आप दो वर्ड्स को ऐड करते हो तो वो दोनों वर्ड्स इक्वल रैंक के होने चाहिए। इक्वल रैंक का यहां पर मतलब है सेम पार्ट ऑफ स्पीच। इक्वल रैंक का यहां पर क्या मतलब है, यहां पर ये भी अंडरस्टूड करो, इक्वल रैंक का मतलब है सेम पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि दोनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर नाउन प्रोनाउन है तो बाद में भी नाउन प्रोनाउन, अगर एडवर्ब है तो बाद में भी एडवर्ब, जेरेंड है तो बाद में भी जेरेंड,
V1 है तो यहाँ पे V1, और अगर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का मतलब जानते हो ना 2 + V1, तो बाद में भी क्या होना चाहिए 2 + V1। ये होता है इक्वल रैंक। ये समझ गए, याद रखोगे। कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर देखो। विवेक इज फूलिश एंड कावर्ड। देखो एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है भाई, पता है आपको भी बताया मैंने, फैन बॉयज बताया ना, फैन बॉयज। तो इस फैन बॉयज में ए क्या है, एंड है, ठीक है। तो एंड से आप अगर दो शब्दों को जोड़ रहे हो तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल रैंक, यानी कि दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई फूलिश क्या है, फूलिश एक एडजेक्टिव है, फूलिश एक एडजेक्टिव है, हाँ कि ना, और कावर्ड एक नाउन है। फूलिश एक एडजेक्टिव है, कावर्ड एक नाउन है। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है? आपका आंसर होना चाहिए सर करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इक्वल रैंक के नहीं है। सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अगर ये एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए, एंड के बाद भी क्या है, देखो एडजेक्टिव है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये नाउन है तो इसको नाउन बना देते। भाई बेस तो ये होता है ना, पहले वाले को बेस मानते हैं ना, बेस को मानकर ही बाकी चीजों को चेंज किया जाता है, ठीक है। बाद वाले को देख के पहले वाले को नहीं करते, किसी किसी केस में होता है, आगे हम समझेंगे इसको, ठीक है। द कारपेंटर मेड अ टेबल अ चेयर एंड वेंट टू स्लीप। एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना, ये जो मेड है ये सेंटेंस में वर्ब है, कारपेंटर आपका सब्जेक्ट है। कारपेंटर ने बनाया, क्या बनाया, एक टेबल बनाया, एक चेयर बनाया, क्या इसके अलावा और कुछ बनाया, ये बताओ मुझे। कारपेंटर ने दो चीजों को बनाया, दोनों ही नाउन है, टेबल भी और चेयर भी नाउन है। एंड के बाद में एक अलग क्लॉज को यहां पर हमने ऐड कर दिया कि सोने चला गया, लेकिन ये तो एक अलग क्लॉज है ना, कारपेंटर ने एक टेबल चेयर बनाया और सोने चला गया, ये एक अलग क्लॉज है, ये एक अलग क्लॉज है। एंड ने दोनों क्लॉजेस को जोड़ रखा है। लेकिन अब ये जो दो नाउन है, क्या दो नाउन को कभी भी ऐड करने के लिए हम कॉमा को यूज करते हैं? जरा इसको ऐसे समझो, तरीके से समझो। मान के चलो मुझे दो नाउन को ऐड करना है, या दो से ज्यादा नाउन को ऐड करना है। जैसे तीन नाम है, एक मैंने बोला राजेश, रमन एंड श्याम, राजेश, रमन एंड श्याम। यहां पर कितने नाउन है, सॉरी कितने कितने नेम है यहाँ पर, हाँ कितने नाउन है यहाँ पर? यहाँ पर तीन नाउन है, एक दो तीन। तो जब भी दो से ज्यादा नाउन होते हैं तो उनको हम ऐड कैसे करते हैं, कि स्टार्टिंग में जो होते हैं उनको कॉमा लगा के ऐड करते हैं, और लास्ट वाले जो दो होते हैं उनको हम एंड की मदद से ऐड करते हैं। अब मान लो इसकी जगह पर चार होता तो मैं क्या लिखता, राजेश, रमन, श्याम एंड सूरज। अब देखो चार है तो यहां पर देखो कॉमा, यहां पर देखो कॉमा, और लास्ट वाले जो दो उनके साथ में क्या लगा दिया, एंड। समझ में आ रहा है? तो यानी कि स्टार्टिंग वालों को कॉमा से जोड़ते हैं और लास्ट वाले जो दो होते हैं उनको एंड की मदद से जोड़ते हैं। लेकिन अगर मान लो दो ही हैं, जैसे मान लो राजेश और रमन है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब कॉमा की जरूरत ही नहीं है, राजेश एंड रमन सीधा बोलूंगा। बोलो हाँ कि ना? जब दो ही हैं तो दो के लिए कॉमा की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर उसने दो ही चीजें तो बनाई हैं, उसने एक टेबल बनाया, एक चेयर बनाया, तो इन दोनों में कॉमा की जरूरत कहां से पड़ गई आपको? यहां पर आपको एक कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन क्या है, एंड। कंजंक्शन क्या है, एंड। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, द कारपेंटर मेड अ टेबल एंड अ चेयर, द कारपेंटर मेड अ टेबल एंड अ चेयर। एंड क्या है, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके पहले भी नाउन बाद में भी नाउन, और ये एंड के बाद से एक दूसरा क्लॉज, ये तो एक अलग चीज है। यहां पर एंड आना चाहिए कॉमा की जगह पे। समझ गए? ऊपर वाला इनकरेक्ट था, नीचे वाला करेक्ट है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। हार्ड जो है अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। अभी पिछली क्लास एडवर्ब की थी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जो हार्ड है वो किसका काम कर रहा है? देखो हार्ड जो है यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मैं कार्य करता हूँ कैसा, कठिन कार्य या कठिन परिश्रम करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, काम को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये एडवर्ब है। ये आपको पता कंजंक्शन है, तो और कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। अगर इसके पहले एडवर्ब है तो बाद में भी एडवर्ब होना चाहिए, जबकि ये प्रीपोजिशन के साथ में तो आपको नाउन दे रखा है, या आपको प्रीपोजिशन प्लस नाउन दे रखा है। पेशेंस एक नाउन है और साथ में विद प्रीपोजिशन है, तो सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। आई वर्क हार्ड एंड पेशेंटली, पेशेंटली क्या है, एडवर्ब है। पेशेंटली क्या है, एडवर्ब है। ही इज रिच बट माइजर, देखो रिच एक एडजेक्टिव है और माइजर क्या है, एक नाउन है, तो इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए, रिच एंड माइजरली। माइजरली भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। माइजरली भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि माइजर एक नाउन है, माइजरली एक एडजेक्टिव है, और इन अ माइजरली मैनर या लाइक अ माइजर, ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। तो अब ये दोनों एडजेक्टिव बन गए तो ठीक हो गए। और याद क्या रखना भाई, जो बट होता है ना, हमेशा कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को ऐड करता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब एक दूसरे से विभिन्न, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट। एंड क्या करता है, एक जैसी चीजों को ऐड करता है।
मतलब पार्ट ऑफ स्पीच तो सेम होगा ही, मीनिंग भी एक जैसी जाती है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। जैसे देखो फुलिश एंड कावर्ड दोनों नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड हैं, टेबल चेयर दोनों यहाँ तो खैर नाउन है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो बट है ना, दो ऑपोजिट चीजों को जोड़ता है। पार्ट ऑफ स्पीच तो सेम होगा लेकिन उनकी मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट जाती है, कॉन्ट्रास्ट में जाती है। कि देखो ना, वो अमीर तो है लेकिन कंजूस है, तो देखो दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग है। एक तरफ अमीर एक अलग इंसान होता है, कंजूस एक अलग इंसान होता है। तो कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को ऐड करने के लिए हम बट का यूज करते हैं। ये समझ गए कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 80 अगला है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जैसे अभी आपने देखा कोऑर्डिनेटिंग, आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको ढूंढने में पता नहीं चला कि मतलब आपको मुश्किल नहीं आई कोई, अगर रट्टा मार लेते तो आपको दिक्कत आती। ऐसी होता है सब ऑर्डिनेटिंग। देखो ध्यान से समझना, ये कंपनी का बॉस है, ठीक है, और ये जो है ये एक एम्प्लॉय है। ये क्या है? एक एम्प्लॉय है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी के लिए ये दोनों इक्वल हैं? मैंने बोला ये एम्प्लॉय है और ये कंपनी का बॉस है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि इनके केस में कहीं पर भी को वाली बात नहीं आ रही। मैंने बताया ना, को फाउंडर को ओनर, इनके केस में कहीं पर भी को वाली बात नहीं आ रही, को सीओ को वाली बात कहीं पर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ एक बात है कि जो एम्प्लॉय है ना, ये अपने बॉस के अधीन है। एम्प्लॉय जो है ये बॉस के क्या है? अधीन है। अधीन का मतलब होता है अंडर, यानी कि अपने बॉस का क्या है? ये सब ऑर्डिनेट है। अगर आप मीनिंग चेक करोगे तो सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी के अधीन। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी के अधीन। यानी कि यहां पर जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस के अधीन है। इतना समझ गए? क्योंकि सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन। अब ऐसी भाई सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, यानी कि अगर एक सब ऑर्डिनेटिंग, इधर देखो ध्यान से, अगर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, ठीक है, या दो क्लॉज को, मान लो ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, तो क्या ये दोनों क्लॉज इक्वल हो सकते हैं? आपका आंसर होगा सर नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल नहीं है तो मतलब क्या होगा कि एक क्लॉज कोई ना कोई दूसरे पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा, दूसरे के अधीन होगा। भाई ये जो एम्प्लॉय है अपने बॉस पर डिपेंड कर रहा है, अपने बॉस के अधीन है, तो ऐसी अगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इनमें से कोई एक क्लॉज जो है ना दूसरे पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। या तो ये इस पर डिपेंड करे या तो ये इस पर डिपेंड करे, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये इसकी मीनिंग होती है, ये इसकी डेफिनेशन होती है रियल में। समझ में आ रहा है? रट्टा नहीं मारना होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा, अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? देखो एक क्लॉज जो है ना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, यानी कि मेरे मिलने का काम तभी होगा जब मैं दिल्ली आता हूं, तो इसको बोलते हैं डिपेंड होना। यहां पर एक काम जो है दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो ऐसे ही दो क्लॉज को जोड़ने के लिए अगर कोई कंजंक्शन आप लगाते हो तो ऐसे कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अंडरस्टूड? देखो कौन कौन से होते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, टिल, until, before, since, while, as soon as long as if, as though, as far as, that, so that, in order that, because, since, as, if, supposing, unless, provided, where, wherever, though, although, however। इनको हम बोलते हैं क्या? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां पर अगर आपने एक चीज पे ध्यान दिया हो, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, देखो कि ये जो व्हेन है, व्हेनेवर है, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, ये सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस में हमें टाइम एक्सप्रेस करना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना भाई। जब हमें सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करना हो? टाइम एक्सप्रेस करना हो। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए लगा देते हैं। ऐसे ही एज इफ, एज दो, एज फार एज, ये कब लगाते हैं? जब हमें क्या? काम का मैनर एक्सप्रेस करना हो, काम का तरीका। ऐसे ही दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट हम कब लगाते हैं? जब हमें किसी काम का पर्पस शो करना हो। बिकॉज, सिंस और एज, कारण बताने के लिए, ठीक है। इफ, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड, कंडीशन बताने के लिए, ठीक है, कंडीशन मतलब शर्त। वेयर, वेयर एवर, प्लेस बताने के लिए। दो, ऑल दो और हाउएवर, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट, यानी कि उनके बीच में अंतर बताने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा कंजंक्शन कहां पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, ठीक है। अगर डिटेल में कंजंक्शन को पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप कभी कंजंक्शन नहीं पढ़े हो, अगर आप पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कभी कंजंक्शन नहीं पढ़े हो, डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, A to Z के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको एक वहाँ पे, उसमें आप जाओगे, कंजंक्शन की बहुत सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में 0 से लेकर एडवांस तक मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है पूरा कंजंक्शन, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो पूरा कंजंक्शन, ठीक है भाई। आए समझ में? आ जाओ।
अब इनमें से एक एक करके जो इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनको मैं समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अनलेस, अनटिल और टिल। देखो अनलेस, अनलेस कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और अनटिल और टिल कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अनटिल और टिल जो है टाइम को बताने के लिए लगाते हैं, और अनलेस जो है कंडीशन बताने के लिए लगाते हैं। तो वही लिखा, देखो अनटिल जो है ये टाइम को डिनोट करता है, और अनलेस जो है ये कंडीशन को डिनोट करता है। अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, क्या होता है, जब तक नहीं। और अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। इसमें टाइम नहीं आता, एक दिखाता है टाइम को, एक दिखाता है कंडीशन को। जैसे बोलते हैं ना कि जब तक तुम यहाँ नहीं आते मैं नहीं जाऊंगा, तो आप टाइम की बात करो तो आप अनटिल लगाओगे। और एक होता है यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो पास नहीं हो पाओगे, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो। यहाँ पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, यहाँ पर मैं एक सिचुएशन रख रहा हूँ, एक कंडीशन रख रहा हूँ कि यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो यहाँ पर टाइम की बात नहीं की, तो यहाँ पर अनलेस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अनलेस। ये जो टिल होता है ना, ये कहीं ना कहीं अनटिल के बराबर ही होता है। टिल और अनटिल दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन टिल हम बेसिकली कब लगाते हैं ना, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको किसी काम को होता हुआ दिखाना है। जैसे मैंने मान लो यहाँ से पढ़ना शुरू किया, और मैं बोलूँ कि भाई मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, यानी कि 2 बजे का पॉइंट है, और मैं इस काम को यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखा रहा हूँ। तो जब हम तक वाला सेंस यूज करते हैं ना कि मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं दिखाते। यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं देते। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात नहीं करते हैं टाइम की, लेकिन टिल में एक पर्टिकुलर टाइम के पॉइंट की बात करते हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक, कल तक, परसों तक, ऐसे हम पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे समझने लायक बात क्या है, टिल के बारे में पहले याद रखना कि टिल जो है ना, टिल टिल इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड इन द स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग। कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में टिल यूज नहीं करते, टिल को कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं करते, यानी कि टिल से कभी भी सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते। टिल के बारे में याद रखना। अनटिल और अनलेस के बारे में यहाँ पे देख के क्या लग रहा है आपको, कि दोनों के दोनों अपने आप में नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। जब तक नहीं, यदि नहीं, दोनों में ऑटोमेटिकली क्या है, नहीं आ रहा है। तो पहली चीज जो याद रखनी है वो क्या है, कि नॉट इज नॉट यूज्ड विद अनटिल एंड अनलेस। अनटिल और अनलेस के साथ में नॉट का इस्तेमाल मत कर देना। अगर कहीं पर अनटिल और अनलेस आ रहा है और वहां पर नॉट आ रहा है साथ में, तो वो गलत हो जाएगा। अनटिल और अनलेस कभी भी साथ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही विल, वुड और शैल इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज कंसिस्टिंग टिल अनटिल। जिस क्लॉज में टिल और अनटिल आ गया, जिस क्लॉज में टिल और अनटिल, सॉरी अनलेस एंड अनटिल होगा ये, हाँ अनलेस भी होगा, यहाँ पर अनलेस भी ऐड कर देना, अनलेस। जिस क्लॉज में टिल अनटिल या अनलेस आ गया, उस क्लॉज में आप विल या वुड का इस्तेमाल या शैल का इस्तेमाल नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, जिस क्लॉज में यह आ गया वो क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस से नहीं बनेगा, विल वुड या शैल से नहीं बनेगा। और दूसरा क्या बताया, नॉट नहीं आएगा। एग्जाम्पल से करा रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अनटिल योर ब्रदर विल कम टू टेक यू। इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, देखो इस वाले क्लॉज में अनटिल आ रहा है भाई। अगर इस क्लॉज में अनटिल आ रहा है तो मैंने क्या बोला, जिस क्लॉज में अनटिल या अनलेस आ जाए वहां पर विल या वुड का इस्तेमाल नहीं करना। तो यानी कि यहां से विल हट गया, क्या ये सेंटेंस ठीक हो गया? सेंटेंस ठीक अभी भी नहीं है। ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने, अनटिल योर ब्रदर कम। आपको पता है ब्रदर क्या है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पता है वो प्लूरल होता है। वर्ब में पढ़ा है मैंने आपको। उस फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ई एस ऐड कर देते हो, जैसे गो, ये होता है प्लूरल, ये क्या होता है, प्लूरल। अगर आप कर देते हो गोज, ई एस लगा देते हो, ये बन जाता है सिंगुलर। तो किसी भी वर्ब में जब आप एस या ई एस लगाते हो ना, तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो हमें इसको सिंगुलर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर कम्स, कम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कम्स। यहाँ पर क्या आएगा, कम्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अनटिल योर ब्रदर डज नॉट कम। अब बिल तो नहीं है, अब इसमें विल तो नहीं है, वुड भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या ठीक है, अभी भी गलत है। गलती कहां पर हो रही है गलती हो रही है यहाँ पर कि जिस क्लॉज में अनटिल आ गया उस क्लॉज में नॉट नहीं आएगा। इसी नॉट को सपोर्ट करने के लिए डज आता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो वही वाली चीज यहाँ पर आ गई, देखो योर ब्रदर, और वही वाली चीज यहाँ पर कम नहीं आएगा, कम से आएगा। मतलब दोनों है एक ही चीज, अलग अलग रूपों में लिख दिया था मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो असल में ये दोनों ही गलत है, इन दोनों का सही क्या है, वही देखो, सही वही है, योर ब्रदर कम्स, योर ब्रदर कम्स। यानी कि दोनों का सही वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लिखा है। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अनटिल योर ब्रदर कम्स टू टेक यू, वो दोनों गलत है, उन दोनों का सही वर्जन ये रहा। काइंडली वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, टिल आई पैक माई लगेज, जब तक मैं अपना लगेज पैक नहीं कर लेता।
काइंडली वेट फॉर मी टिल आई पैक माई लगेज। तो आपको पता है कि टिल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लगाना, यहाँ पर तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कहीं पर नॉट भी नहीं आ रहा। यू विल नॉट सक्सीड इन योर बिजनेस, तुम अपने बिजनेस में सक्सीड नहीं हो पाओगे अनलेस यू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड, यदि तुम मार्केट ट्रेंड को नहीं समझते हो। यहाँ पर मेरे को टाइम की बात नहीं करनी है, यहाँ पर मैं कंडीशन रख रहा हूँ कि भाई देखो, अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर बात कंडीशन की हो रही है, यहाँ पर टाइम की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, अनलेस। इस क्लॉज में विल या वुड भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, तो सेंटेंस देखो क्या करेक्ट है, सेंटेंस क्या करेक्ट है। ध्यान रखना, नोट में एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है, अनलेस, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस कैन बी यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। जब आप सेंटेंस को ना कुछ ज्यादा ही एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, कुछ ज्यादा जोर डालना चाह रहे हो कि भाई जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, यदि तुम नहीं पढ़ोगे, मतलब आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हो किसी को, तो वहां पर आप अनटिल अनलेस साथ में लगा सकते हो। एग्जांपल की मदद से समझते हैं भाई, अनटिल अनलेस, अनटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड, कि अनटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब यहां पर ना किसी को हार्ड वर्क करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशराइज कर रहा हूं, ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए अनटिल एंड अनलेस साथ में यूज हो सकता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है भाई। तो अनटिल एंड अनलेस जो है साथ में भी यूज हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। कोरिलेटिव समझ लेते हैं। अब जैसे एक आपने समझा कोऑर्डिनेटिंग, एक आपने समझा सबऑर्डिनेटिंग, अगला है क्या है, कोरिलेटिव, अगला क्या है, कोरिलेटिव, ठीक है। कोरिलेटिव कवर कैसे यूज करते हैं ध्यान से देख लो, एक सेकंड भाई। इसमें एक और चीज याद रखना, याद रखने वाली चीज क्या है, ध्यान रखो, इधर देखो, यहां लिख देता हूं, सपोजिंग if it rains, if it rains, what will you do, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू। इस तरीके से आपको ना एग्जाम में एक सेंटेंस दिखाई देगा, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है भाई। इनकरेक्ट होने का रीजन जान लो, क्योंकि सपोजिंग और इफ ये दोनों ही कंजंक्शन है अलग अलग, देखो सपोजिंग एक कंजंक्शन है, इफ भी एक कंजंक्शन है, दोनों अलग अलग कंजंक्शन है और दोनों कंडीशन को ही दिखाते हैं, एग्जाम में आ चुका है ये। तो ध्यान रखना, सपोजिंग और इफ जो है कभी भी सेंटेंस में साथ में यूज नहीं होते हैं, है ना। यहां लिख देता हूं, कैन नॉट बी यूज टुगेदर, कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, एक ही सेंटेंस में साथ में इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है, याद रखने लायक चीज है, याद रखना है इसको। आगे बढ़े। बाकी तो देखो, इसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें वो हैं, जब मैं आपको अभी वो वाला टॉपिक कराऊंगा ना, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके बाद मैं वही कराऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस, उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उसमें बहुत सारी चीजें इसमें से मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि वहां पर आएंगी। क्योंकि ये जो कंडीशन रखने वाली चीजें हैं ना, क्योंकि ये बेसिकली ना तभी यूज होता है जब सेंटेंस में कंडीशन हो, आप इस चीज को समझो। क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग का मतलब एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर डिपेंडेंसी की, कंडीशन की बात हो रही होगी, तो ये आपको ज्यादा अच्छा तब समझ में आएगा जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे। यहां पर जो चीजें बता रहा हूं उसको यहां पर याद रखो, जो चीजें यहां पर बच गई हैं उसको मैं कंडीशनल सेंटेंस में कवर करूंगा, ठीक है भाई, समझ गए बात को, आगे बढ़ो। अनटिल और अनलेस वाला समझ में आ गया। कोरिलेटिव की बात करते हैं। देखो कोरिलेटिव, फिर से को आ गया, को का मतलब क्या है, इक्वल, और रिलेटिव का मतलब संबंधित, यानी कि दो चीजें, यानी कि कंजंक्शन यहां पर अब दो होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि को का मतलब दो होंगे और आपस में दोनों रिलेटेड होंगे। समझो किस चीज की बात हो रही है, ऐसे कंजंक्शन की यहां पर बात हो रही है जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, अकेले कभी भी यूज नहीं होते। जैसे देखो लिखा है ना, इधर और, क्या लिखा है, इधर और, हमेशा पेयर में यूज होते हैं। अब देखो क्या है, दोनों मिलकर एक कंजंक्शन बन रहे हैं, दोनों अलग अलग तो कंजंक्शन नहीं है, दोनों मिलकर एक कंजंक्शन बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, यानी कि को, है ना, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं।
ऐसा तो नहीं कि इधर का अलग मतलब और का अलग मतलब, दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं, तो इसलिए इन कंजंक्शंस का नाम है को रिलेटिव। क्या नाम है? को रिलेटिव। ठीक है, हर चीज का एक लॉजिक होता है, एक डेफिनेशन होता है, उसको समझोगे तो कभी भी मार नहीं खाओगे। देखो कौन कौन से होते हैं कंजंक्शंस विच आर यूज्ड इन पेयर, जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो या ऑल दो के साथ येट, वेदर और, नो सूनर देन, हार्डली स्केर्सली व्हेन, एज सो एज, लेस्ट के साथ शुड, टू टू, ये टू टू है, ये सिंगल टू है भाई, एक सेकेंड, ठीक है, टू टू, टू टू, सो दैट, बिटवीन एंड, फ्रॉम टू, सच एज, सच दैट, ये सारे के सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो आपको पेयर याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? लर्न द पेयर, पेयर याद रखना, क्योंकि कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम पेयर से ही एरर आपको दे दी जाती है। जैसे बिटवीन के साथ में क्या लगा देगा? टू लगा देगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, द डॉक्टर विल मीट यू, द डॉक्टर विल मीट यू बिटवीन 5 PM टू 6 PM। इस तरीके का आपको एग्जाम में सेंटेंस दे दिया। अब एक नजर में पढ़ने में बिल्कुल सही लगता है कि डॉक्टर तुमसे मिलेंगे 5 से 6 बजे के बीच में। ठीक है, तो यहां पर आप देखो बिटवीन है, कंजंक्शन है, और यहां पर टू दे रखा है और इन दोनों को जोड़ रखा है, यानी कि ये दोनों मिलकर एक कंजंक्शन बन रहे हैं, हाँ कि ना? ये दोनों आपस में संबंधित भी है, हाँ कि ना? तो बिटवीन के साथ में टू का पेयर कहाँ है? बिटवीन के साथ में तो एंड का पेयर आता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पेयर याद रखो, पेयर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो बिटवीन के साथ में एंड का पेयर आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू के साथ देखो फ्रॉम का पेयर बनता है, टू के साथ फ्रॉम का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इस बिटवीन को फ्रॉम कर दो, या तो आप इस बिटवीन को फ्रॉम कर दो, तो क्या बन जाएगा? फ्रॉम 5 PM टू 6 PM। तो बिल्कुल ठीक है, 5 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक। बिटवीन का मतलब है 5 से 6 के बीच में, और फ्रॉम और टू का मतलब है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, दोनों में फर्क भी है। तो या तो आप कर सकते हो फ्रॉम, बिटवीन को हटाकर, या तो अगर आपको बिटवीन को नहीं हटाना तो आप क्या करोगे? टू को चेंज करके आप क्या लिख दोगे? एंड। क्या लिख दोगे? एंड। मेरी बात को समझे? तो आप दोनों कर सकते हो, या तो यहाँ पर फ्रॉम कर दो या तो यहाँ पर एंड कर दो। बिटवीन के साथ एंड का पेयर और फ्रॉम के साथ किसका पेयर? टू का पेयर। ये पेयर याद रखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर से एग्जाम में जो है ना क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, देखो पेयर देख लो भाई, एक बार पेयर याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेयर को याद करना। एग्जांपल देखो, ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, हालांकि ये किताबें जो हैं यूजफुल नहीं है, बट द स्टूडेंट्स बाय देम, लेकिन फिर भी जो है बच्चे इसको खरीदते हैं, बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो, क्योंकि उनके सीनियर्स ने भी खरीदा। देखो यहाँ पर ऑल्दो आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, ऑल्दो के साथ में जो पेयर बनता है यहाँ पर बट का दे रखा है आपको कि स्टूडेंट्स ये किताबें ये किताबें यूजफुल नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स खरीदते हैं क्योंकि उनके सीनियर्स ने खरीदा। तो ये क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, दोनों को जोड़ा जा रहा है ऑल्दो और बट की मदद से। ऑल्दो और बट की मदद से पेयर वाला है, तो ऑल्दो के साथ में किसका पेयर बनता है? ऑल्दो के साथ में पेयर अगर बनाना है तो यट का पेयर बनता है। किसका पेयर बनता है? यट का। तो यहाँ पर बट जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यट। यहाँ पर क्या आएगा? यट। ठीक है, although these books are not useful yet the students buy them because their seniors did so. He did not succeed in the examination, वो एग्जामिनेशन में सक्सीड नहीं हुआ, yet he had, देखो yet अकेला नहीं आएगा, yet तभी आ सकता है जब सेंटेंस में although या दो दे रखा हो, yet अकेला नहीं आएगा, yet अकेला नहीं आएगा। इसकी जगह पर क्या कर सकते हो आप? yet की जगह पर क्या कर सकते हो? yet अकेला नहीं आ सकता, लेकिन जो दो है वो तो अकेला आ सकता है, दो लगा दो। दो का मतलब हालांकि, he did not succeed in the examination though he had worked hard, हालांकि उसने कठिन मेहनत की थी, and had adopted the right strategy, और सही स्ट्रेटजी भी उसने अपनाई थी। तो यट कभी भी अकेला नहीं आता। यट का मतलब क्या होता है? फिर भी। यट का मतलब क्या होता है? फिर भी। और यट ऑल्दो का मतलब है, दो का मतलब हालांकि, तो फिर भी अकेला नहीं आ सकता है। पर मीनिंग भी पढ़ा करो कि हालांकि उसने, सॉरी, वो एग्जाम में सक्सीड नहीं हुआ, हालांकि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया था, तो हालांकि आना चाहिए ना, यहाँ पर यट नहीं आना चाहिए। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर, देखो द रिच और द पुअर को ऐड किया जा रहा है बोथ और अलॉन्ग विद की मदद से।
किसकी को ऐड किया जा रहा है? द रिच को ऐड किया जा रहा है द पुअर के साथ में, किसकी मदद से? बोथ और अलोंग विथ की मदद से। लेकिन बोथ का जो पेयर बनता है मेरे भाई, वो किससे बनता है? बोथ का पेयर किससे बनता है? बोथ का पेयर एंड से बनता है, दिख रहा है? बोथ का पेयर एंड से बनता है। तो यहाँ पर अलोंग विद नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एंड। क्या आएगा? एंड। बोथ द रिच एंड द पुअर, बोथ द रिच एंड द पुअर। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि पेयर को याद रखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट पेयर से उठाकर क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन था कॉन्सेप्ट नंबर 81। अब इसी में से जो डिफरेंट डिफरेंट आपके वो हैं कंजंक्शंस हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 81 पे है एज और सो एज। एज का पेयर होता है और सो एज का पेयर होता है। ठीक है, ये हम कब लगाते हैं? देखो, एज हम लगाते हैं इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, और सो एज लगाते हैं केवल नेगेटिव सेंटेंस में। देखो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप एज भी लगा सकते हो और सो एज भी लगा सकते हो, करेक्ट। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर मेरे भाई आप केवल एज लगा सकते हो। नेगेटिव के अंदर अगर दोनों में से ऑप्शन दिया जाए तो पहली प्रायोरिटी सो एज को देना। ठीक है, एज भी लगता है लेकिन पहली प्रायोरिटी सो एज को देना। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब भी तो जानना जरूरी है। एज जब हम लगाते हैं किसी सेंटेंस में, हम ये बोलते हैं कि आई एम एज स्मार्ट एज माई ब्रदर, आई एम एज स्मार्ट एज माई ब्रदर। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैं दो लोगों को कंपेयर कर रहा हूं। क्या कंपेयर कर रहा हूं? क्या मैं एक को ज्यादा एक को कम बता रहा हूं? नहीं। अगर एज आप लगाते हो इसका मतलब होता है कि आप दोनों को इक्वल बता रहे हो। अगर मैं बोलता हूं ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, इसका मतलब वो उतना ही स्मार्ट है जितना कि उसका भाई है। मतलब दोनों भाई इक्वल हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों को इक्वल दिखाते हो, कहीं ना कहीं क्या दिखाते हो? दोनों को इक्वल दिखाते हो। और ऐसी नेगेटिव है तो सो एज ही इज नॉट सो स्मार्ट एज हिज ब्रदर, मतलब जितना उसका ब्रदर स्मार्ट है उतना वो नहीं है। मतलब यहां पर आपने बताया कि दोनों इक्वल नहीं है। पॉजिटिव में बताते हो कि दोनों इक्वल हैं और नेगेटिव में बताते हो दोनों इक्वल नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकला कि इनके साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है, क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप दोनों को इक्वल बता रहे हो। तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। क्या चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। पहली चीज, इनके बीच में जो एडजेक्टिव लगेगा या जो एडवर्ब लगेगा वो होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री का। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का। समझ गए बात को? ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ये समझ गए कि कौन नेगेटिव में कौन पॉजिटिव में। और तीसरा ध्यान रखना, जैसे मैं अगर लिख दूं, ठीक है, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ये सेंटेंस सही है गलत है? तो देखो एज और एज के बीच में ये रहा, देखो एज और एज के बीच में ये एडजेक्टिव है, तो क्या ये पॉजिटिव डिग्री का है? तो भाई बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री का है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो सर गलती कहाँ है? गलती यहाँ पर है, इक्वली नहीं आएगा। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको कि एज और एज जब हम लगा देते हैं, सो और एज जब हम लगा देते हैं, तो अपने आप ही हम बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो जब हमने पहले से बता दिया कि दोनों इक्वल हैं, तो अलग से इक्वली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इसका लॉजिक है, तो इक्वली मत लगाना। ठीक है, आओ जरा देखो, ही इज एज स्मार्ट एज, देखो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ही इज नॉट सो स्मार्ट एज, देखो नेगेटिव में पहली प्रायोरिटी सो और एज को देना, ये भी देखो पॉजिटिव डिग्री का है। ही इज इक्वली, इक्वली यहां पर नहीं आएगा, बताया मैंने आपको यहाँ पर। ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज, तो इक्वली यहां पर नहीं आएगा। ही इज एज स्मार्ट एज हिज यंगर ब्रदर। समझ गए? तो एज और सो एज के बारे में बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड और बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, यानी कि लेस्ट के साथ ऐसे याद रखो, लेस्ट के साथ या तो आप लगाओगे शुड के साथ V1, ठीक है, या तो आप लेस्ट के साथ क्या लगाओगे? ओनली बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब वही है V1। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि कई बार क्या होता है, बेस फॉर्म अलग होता है, V1 अलग होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो लेस्ट के साथ या तो शुड प्लस V1 या तो लेस्ट के साथ में ओनली V1। एग्जांपल देखो, गो फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट के साथ में क्या है? लेस्ट के साथ में क्या है? शुड के साथ V1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, गो फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। अब मेरे भाई एक बात बताओ, लेस्ट की मीनिंग क्या है? लेस्ट की मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। यानी कि अपने आप में नेगेटिव है, ये अपने आप में क्या है? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसके साथ में नॉट नहीं लगाना। एक और इंपॉर्टेंट लिखना है कि नॉट इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड विद लेस्ट। लेस्ट के साथ में
नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लेस्ट अपने आप में आपको नेगेटिव मीनिंग देता है, तो लेस्ट के साथ में नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। एग्जाम में आपको दे देगा गो फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, ठीक है, तो गलत हो जाएगा वो। कॉन्सेप्ट नंबर 83, ड्यू टू एंड बिकॉज, ये दोनों जो है इज नॉट यूज्ड विद द रीजन वाई। किसी भी सेंटेंस में अगर ये लिखकर आपको दे दिया जाए द रीजन वाई, द रीजन वाई का मतलब है कारण क्योंकि, तो जब कारण क्योंकि इसमें आ गया तो क्योंकि का मतलब बिकॉज भी होता है, क्योंकि का मतलब ड्यू टू भी होता है, तो जब क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी आ गया तो अलग से ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह पर क्या लगाओगे, दैट, दैट विल बी यूज्ड। इसकी जगह पर क्या लगाओगे, दैट, दैट विल बी यूज्ड, दैट लगाओगे आप इसकी जगह पर, ड्यू टू या बिकॉज आप नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल देखो, द रीजन वाई, यहां पर दिख रहा है द रीजन वाई, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज, तो यहां पर बिकॉज नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट, क्या आ जाएगा, दैट, वॉज दैट ही वॉज टू यंग। द रीजन वाई आई कुड नॉट कम, कि रीजन मैं नहीं आ सका उसका क्या था, वॉज बिकॉज, तो बिकॉज नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट, दैट आई वॉज इल, कि मैं बीमार था, दैट आई वॉज इल। याद रखोगे ड्यू टू या बिकॉज जो है द रीजन वाई के साथ यूज नहीं होता, द रीजन वाई के साथ यूज नहीं होता, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 83 था ये। कॉन्सेप्ट नंबर 84, ये सारे कोरिलेटिव्स ही हैं, नीदर नॉर, इधर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आर ऑफन मिसप्लेस्ड। ये अपने आप में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। और इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना। ये जितने भी है ना सारे कोरिलेटिव्स हैं, ये जितने भी हैं सारे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव का मतलब जो पेयर में यूज होते हैं, ठीक है भाई। जैसे नीदर नॉर, इसमें एक चीज आपको दिख रहा है नॉर, इसमें इधर और में और दिख रहा है, बोथ एंड में एंड दिख रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। अब एक बात बताओ जरा मुझे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था फैन बॉयज, कुछ याद है आपको, शुरुआत में कुछ बताया था फैन बॉयज, कुछ याद है। तो फैन बॉयज क्या है, ये फैन बॉयज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब था कि जिसके आगे और पीछे इक्वल रैंक के वर्ड्स होने चाहिए, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन ऐसे करके होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एडवर्ब एडवर्ब, वर्ब वर्ब ऐसे होना चाहिए। एक बात बताओ, ये जो नॉर है इस एन का मतलब नॉर ही तो था, ये जो और है इस ओ का मतलब और ही तो था, ये जो एंड है इस ए का मतलब एंड ही तो था, और ये जो बट है इस बी का मतलब बट ही तो था, हाँ कि ना। यानी कि मेरे भाई ये कोरिलेटिव तो हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं देखो कोऑर्डिनेटिंग के भी लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी इनके अंदर लक्षण हैं। तो यहां से एक बात क्या समझ में आती है कि ये जो पेयर वाले हैं इनके अंदर कोऑर्डिनेटिंग के भी लक्षण हैं, यानी कि अगर ये किन दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं तो वो दोनों वर्ड्स भी इक्वल रैंक के ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल रैंक के। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग के भी लक्षण हैं, इसका मतलब ये अगर किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ते हैं तो वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम रैंक के, यानी कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब है तो विदर भी वर्ब, यानी कि अगर जैसे नीदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब, नीदर के बाद नाउन प्रोनाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन प्रोनाउन, नीदर के बाद एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव, ऐसी इधर के बाद अगर वर्ब है तो और के बाद वर्ब, इधर के बाद नाउन प्रोनाउन है तो और के बाद भी, ऐसी बोथ और एंड, ऐसी नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट। और रीजन मैंने आपको बता दिया, विद रीजन बताया, रट्टा मारने वाला हिसाब किताब नहीं है, विद रीजन बताया, क्योंकि इनके अंदर कोऑर्डिनेटिंग के भी लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं, कोऑर्डिनेटिंग के लक्षण हैं, ठीक है। और अक्सर इनको ना मिसप्लेस करके दिया जाता है, इनका जो प्लेस है वो गलत करके आपको एग्जाम में एरर पूछा जाता है इसके ऊपर। आओ इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी, यू मस्ट। और देखो एक चीज और ध्यान से सुनना कि ना सेंटेंस को पढ़कर ये भी पता लगाया करो, जैसे इधर और है, इधर और का मतलब या तो या तो। अब या तो के बाद और तो के बाद ऐसी कौन सी दो चीजें होनी चाहिए जिनको सेंटेंस में कंपेयर किया जा रहा है, जिनके बारे में बात की जा रही है, ये जानना भी जरूरी होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी। देखो यहां पर ईदर के बाद में क्या है, वर्ब है। अगर आप रट्टा लगाते हो तो कितना नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। देखो इधर के बाद एक वर्ब है, तो अभी आपने देखा कि मैंने बताया कि भाई अगर इधर के बाद एक वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग के लक्षण है। अब आप देखोगे और, ये रहा और, सर जी यहाँ पर और के बाद तो सर यहाँ पर वर्ब नहीं है सर, यहाँ पर एटलीस्ट सर एडवर्ब दे दिया सर, यहाँ पर सर और के बाद जो है ना वर्ब नहीं दिया। अब क्या करें सर, और के बाद वर्ब तो छोड़ो सर, और के बाद तो यहाँ कोई वर्ब है ही नहीं, और के जस्ट बाद तो छोड़ो सर, यहाँ तो कोई वर्ब ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या एग्जामिनर गलत है,
यानी कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्या वो गलत हो गया? नहीं, क्या पता ये इधर गलत दे रखा हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी तो सोचो ना कि क्या पता वो इधर ही गलत दे रखा हो। जब यहाँ पर आपके पास कोई वर्ब नहीं है तो अंडरस्टूड है कि भैया इसी को गलत दे रखा होगा इधर को। ये भी तो पॉसिबल है ना कि और के बाद तो कोई वर्ब ही नहीं है, तो क्या लगा दूं? अगर इसको देखकर इसको चेंज करूं तो इधर कौन सा वर्ब दे रखा है बताओ जरा, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, यानी कि मैंने मान लिया कि जो और है ना वो ठीक है, और के बाद में क्या लिखा? स्टोरी का आधा हिस्सा, और कम से कम देखो लिखा है ना इधर पूरी कहानी या तो कम से कम आधा हिस्सा। एक बात हो, इस इधर को ना यहां से हटा देता हूं मैं, इस इधर को मैं यहां से हटा देता हूं, और इस इधर को मैं क्या करता हूं ना यहां पर लगा देता हूं, इधर। अब एक बात बताओ, क्या कुछ ठीक ठीक सा आपको लग रहा है? देखो, यू मस्ट टेल मी, कि तुम्हें मुझे बताना तो है ही। अगर मैं टेल से पहले इधर लगा रहा हूं ना तो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है ना, या तो बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं या तो बताओ, या तो आगे क्या होना चाहिए? मत बताओ। लेकिन आगे मत बताओ जैसा तो कुछ है ही नहीं। यहां पर कंपलसरी है कि बताओगे तो जरूर, तो बताने से पहले तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इधर टेल का मतलब है या तो बताओ, या तो उसकी जगह कुछ और करो, लेकिन वो कुछ और यहां पर है ही नहीं। मेरी बात समझे? अगर इधर टेल कर दूं तो इधर टेल का मतलब या तो बताओ, और आगे कैसे कंटिन्यू करूंगा? देखो, या तो बताओ, या तो ऐसा करो या वैसा करो, या मत बताओ, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी कि देखो मस्ट भी तो लिखा है ना, यानी कि बताना तो है ही, तो बताने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो इधर बताने के पहले नहीं आएगा। तुम्हें बताना चाहिए मुझे, क्या बताना चाहिए? या तो पूरी कहानी, या तो कम से कम पहला जो हाफ है स्टोरी का। तो इधर और जो ये जो इधर और है, ये किन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं? या तो पूरी कहानी या आधी कहानी, ये इन दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज किया मैंने इधर और। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको देखना। देखो सेम रैंक की है दोनों, पूरी कहानी आधी कहानी, ये भी अपने आप में कंप्लीट नाउन फ्रेज है, ये भी अपने आप में कंप्लीट एक नाउन फ्रेज है। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा सा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी कि यहाँ पर बताने या ना बताने के ऑप्शन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं पूरी कहानी और आधी कहानी को। तो इधर आ जाएगा पूरी कहानी से पहले, और आ जाएगा आधी कहानी से पहले। मेरी बात समझ गए? तो थोड़ा सा ध्यान देकर चीजों को करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। रट्टा मार के करोगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है भाई आपका। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल, काबिल था इधर टू कॉम्प्रिहेंड। देखो इधर के बाद यहां पर दे रखा है 2+V1, ठीक है। तो और के बाद भी कुछ ऐसा होना चाहिए, देख लो यहाँ पर और के बाद केवल V1 दे रखा है, तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट ठीक कर सकते हो। इस बेस को देखो, इसको चेंज कर दो, तो यहाँ पर सॉल्व की जगह पर क्या आ जाएगा? टू सॉल्व। क्या आ जाएगा? टू सॉल्व। 2+V1 कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? टू सॉल्व। टू सॉल्व, ये ठीक हो जाएगा। ये तो सिंपल था। इधर के बाद में 2+V1 है, तो और के बाद भी 2+V1 कर दो। इसमें तो इतनी कठिनाई थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं दोनों को कंपेयर किया जा रहा है भाई। ना तो वो समझ पाए, देखो ना तो वो समझ पाए ना उसको सॉल्व कर पाए, ना समझ पाए ना सॉल्व कर पाए, तो इन्हीं दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि ना तो समझ पाए ना ना सॉल्व कर पाए, ठीक है। ही इज एंग्शियस, वो चिंतित है। नॉट ओनली टू, अब देखो बड़ा मजेदार है। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको नॉट ओनली का एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखना और बताना मुझे, ठीक है। ही लूटेड not only him but also killed him। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ। ही लूटेड नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो किल्ड हिम। देखो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर नॉट ओनली के बाद में क्या है? हिम, यानी कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। बट ऑल्सो, यहां पर बट ऑल्सो के बाद में एक वर्ब है, तो गड़बड़ तो है, क्योंकि अगर नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद में वर्ब है, तो आपको ये तो पता है कि सेंटेंस में गड़बड़ है, सेंटेंस में गड़बड़ है। तो अब एक काम नहीं कर सकते क्या सर? सर यहाँ पर अगर नॉट ओनली के बाद हिम है यानी कि प्रोनाउन है, तो सर एक काम कर सकते हो, यहाँ भी प्रोनाउन दिख रहा है सर, एक काम कर सकते हैं सर, इस बट ऑल्सो को उठाकर सर यहाँ पर कर दें क्या? तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही लूटेड नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो तो वहां चला गया। ही लूटेड नॉट ओनली हिम किल्ड बट ऑल्सो हिम। देखो क्या बनेगा इसके हिसाब से। अगर आप जाओगे, मैं एक नए पेज पे इसको लिखता हूं, ध्यान से देखो। मैंने ये लिखा एग्जाम्पल, ही लूटेड नॉट ओनली हिम, जो मैंने लिखा वही लिख रहा हूं, बट ऑल्सो किल्ड हिम, मैंने ये लिखा। अब अगर आप ये कहते हो कि सर आपने जो बताया उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो सर हम क्या कर देंगे? हम ये कर देंगे सर, ही लूटेड
नॉट ओनली। सर यहाँ पर प्रोनाउन है नॉट ओनली के बाद, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे सर, जो बट ऑल्सो है ना, इसको प्रोनाउन के पहले ले जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट किल्ड आ जाएगा, किल्ड बट ऑल्सो हिम। अब आ जाएगा बट ऑल्सो हिम। क्या मीनिंग है इसकी बताओ जरा मुझे। ही लूटेड नॉट ओनली हिम, ही लूटेड नॉट ओनली हिम, किल्ड बट ऑल्सो हिम। इसकी क्या मीनिंग है? ये तो कोई 5वीं क्लास 6ठी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ग्रामेटिकली ये पूरा का पूरा क्या है, इनकरेक्ट है। तो सर करें क्या? आप ही ने तो बताया कि नॉट ओनली के बाद में यहाँ पर प्रोनाउन है सर, आप ही ने बताया। तो सर बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन करना था, तो सर बट ऑल्सो के बाद प्रोनाउन कर दिया, फिर भी आप गलत बता रहे हो। अगर आपने बट ऑल्सो को चेंज करके देखा और आपको मीनिंग गलत दिखा, तो ये भी तो मतलब हो सकता है कि बट ऑल्सो ठीक हो, ये नॉट ओनली गलत दे रखा हो, गलत प्लेस पे दे रखा हो। जरूरी थोड़ी कि एक ही गलत होगा। यानी कि अच्छा पहले तो आप इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो। ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये किन दो चीजों को जोड़ रहा है, पहले तो आप वो निकालने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नॉट ओनली हिम, यानी कि देखो इसमें तो नॉट ओनली नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है, उसने लूटा। किसको लूटा? नॉट ओनली हिम, ना केवल उसको। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने पैसे दिए ना केवल उसको बल्कि, तो बल्कि के बाद क्या बोलूंगा, उसको भी या तुझको भी। समझो इस बात को। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैंने पैसे दिए, मैं अपने काम के साथ नॉट ओनली नहीं लगा रहा, मैंने बोला मैंने पैसे दिए ना केवल तुम्हें, ना केवल तुम्हें बल्कि, तो बल्कि के बाद कोई दूसरा पर्सन लगाऊंगा, उसे भी, उसे भी। ऐसे यहां पर बोल रहा है ही लूटेड, उसने लूटा ना केवल उसे बल्कि, तो बल्कि के बाद कोई और व्यक्ति होना चाहिए जिसको लूटा होगा उसने, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है ही। यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है इंसानों को कंपेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस इंसान को लूटा वो भी एक ही वही व्यक्ति है, और जिसको मारा वो भी वही व्यक्ति है, तो यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति है ही नहीं। यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पर दो व्यक्तियों को कंपेयर कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग कामों को कंपेयर कर रहा है। उसने ना केवल उसको लूटा, उसने ना केवल उसको लूटा बल्कि उसको जान से भी मार दिया। यानी कि इन दोनों कामों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये दो काम अलग अलग है। यहाँ पर मेरी बात को समझे, यहाँ पर दोनों काम अलग अलग है, यहाँ पर दोनों काम क्या है, अलग अलग है, सेम काम तो नहीं है, काम अलग अलग है। तो जब दोनों काम अलग अलग है मतलब दोनों कामों को ही कंपेयर किया जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, ही नॉट ओनली को यहां लगा देंगे, ही नॉट ओनली लूटेड, ही नॉट ओनली लूटेड बट ऑल्सो किल्ड हिम, ऐसे कर देंगे, बट ऑल्सो किल्ड हिम। अब देखो इससे सही क्या हुआ, इसमें नॉट ओनली के बाद में वर्ब आ गया, और देखो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गया भाई, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आ गया, और कितना प्यारा सेंटेंस निकला। सेंटेंस बिल्कुल सही है कि उसने ना केवल लूटा बल्कि मारा भी, यानी कि इन दोनों कामों को कंपेयर किया जा रहा है, ना केवल लूटा बल्कि मारा भी। तो मीनिंग भी निकाल के देखा करो, मीनिंग भी निकाल के देखा करो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक और एग्जांपल से समझाता हूं, देखो ध्यान से। नॉट ओनली ही scolded me but also my mother, my mother। सेंटेंस ठीक है गलत है? नॉट ओनली ही स्कोल्डेड मी बट ऑल्सो माई ब्रदर, नॉट ओनली ही स्कोल्डेड मी बट ऑल्सो माई ब्रदर। यहाँ पर नॉट ओनली के बाद देखो क्या है, नॉट ओनली के बाद यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन प्रोनाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन प्रोनाउन, तो बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पर देखो क्या है, नाउन है, माई मदर। तो सेंटेंस तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि नाउन प्रोनाउन तो आपस में चलता है काम, प्रोनाउन है तो नाउन प्रोनाउन वहाँ पर, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन है तो वहाँ पर नाउन प्रोनाउन, तो सेंटेंस ठीक होना चाहिए। सेंटेंस गलत है। मीनिंग निकालो, मैंने क्या बोला, मीनिंग निकालो। नॉट ओनली ही स्कोल्डेड मी, ना केवल उसने मुझे डांटा, ना केवल उसने मुझे डांटा बल्कि मेरी मम्मी ने भी। तो सेंटेंस ठीक है गलत? ठीक तो है, मैंने गलत क्यों बोल दिया? सेंटेंस ठीक है। ना केवल उसने डांटा, ना केवल उसने डांटा बल्कि मेरी मम्मी ने भी डांटा, तो यहाँ पर इन दोनों इंसानों को तो कंपेयर किया जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। इन दोनों इंसानों को कंपेयर किया जा रहा है, सेम रैंक के हैं। देखो नाउन प्रोनाउन में कंफ्यूज मत होना, नाउन प्रोनाउन सेम रैंक के माने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रोनाउन हो तो यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, यहाँ पर नाउन हो तो यहाँ पर प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर यहाँ नाउन है तो यहाँ नाउन भी हो सकता है, यहाँ प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन भी। यानी कि नाउन प्रोनाउन में नहीं देखा जाता, दोनों इक्वल माने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ना केवल उसने डांटा बल्कि मेरी मम्मी ने भी डांटा, यानी कि डांट खाने वाला तो कॉमन इंसान एक ही है, डांटने वाले दो इंसान अलग अलग है, तो यानी कि इन्हीं को कंपेयर किया जाएगा। काम भी एक ही है, काम जिस पर हो रहा है वो भी एक ही है, तो काम करने वाले दो लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जो दो हैं उन्हीं को तो कंपेयर करोगे ना। ऐसे देख लो आप, ठीक है। जो पीछे एग्जांपल्स लिखे इन पे आ जाओ एक बार।
ही इज एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, देखो नॉट ओनली के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा, 2+v1, क्या दे रखा, 2+v1, और यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद में क्या दे रखा, ईगर, ईगर यानी कि एडजेक्टिव है, बट के बाद में एडजेक्टिव है, बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव है, सॉरी, नॉट ओनली के बाद 2+v1 है और बट ऑल्सो के बाद में एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस गलत तो है क्योंकि सेम रैंक के नहीं है, सेम रैंक के नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको देखते हो 2+v1, तो बट ऑल्सो के बाद 2+v1, देखो ये रहा 2+v1, लेकिन वही वाली बात है, अगर बट ऑल्सो को उठाकर, मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं है ये बट ऑल्सो नहीं है, इसको उठाकर आप यहाँ ले आए, तो देखो क्या बन जाएगा, ही इज एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज ईगर बट ऑल्सो, नॉलेज ईगर यानी कि नॉलेज यानी कि नाउन, ठीक है, और ईगर क्या एडजेक्टिव, तो क्या नाउन एडजेक्टिव कभी साथ में आते हैं ऐसे, नॉलेज ईगर, नॉलेज ईगर गलत हो जाएगा ना, नॉलेज ईगर क्या होता है, कुछ नहीं होता, यानी कि आपको ये तो कंफर्म हो गया कि बट ऑल्सो को चेंज में नहीं कर सकता, कंफर्म हो गया कि बट ऑल्सो को चेंज मैं नहीं कर सकता, तो फिर भाई करूं क्या, करूं क्या, नॉट ओनली को चेंज कर दूंगा, यानी कि यहां पर अगर बट ऑल्सो के साथ में एडजेक्टिव है तो यहां पर नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव कर दूंगा, तो एडजेक्टिव ये रहा एंशियस, तो यहां पर क्या कर दूंगा, नॉट ओनली को मिटा के यहां पर कर दूंगा, ही इज नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट, सिंपल है। अगर उसको देखकर इसको चेंज नहीं कर पा रहे हो तो उसको, क्योंकि देखो दो एडजेक्टिव हैं और मैं इन्हीं दोनों एडजेक्टिव को कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो मैंने नॉट ओनली लगा दिया उससे पहले, बट ऑल्सो लगा दिया इसके पहले, ठीक है, आगे बढ़े भाई। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड, नॉट ओनली के बाद में देखो क्या है, V3, विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स, यहां पर देखो यहां पर V3 है तो बट ऑल्सो के बाद भी V3 होना चाहिए, लेकिन आगे तो कहीं V3 है ही नहीं, इसका मतलब गड़बड़ नॉट ओनली में है, तो यहां पर अगर बट ऑल्सो के बाद में देखो क्या है, विद द लेटेस्ट जर्नल्स, यानी कि प्रीपोजिशन के साथ में नाउन है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा कर दो नॉट ओनली के कि क्या कर दो, प्रीपोजिशन के साथ में नाउन, तो देखो विद द वेरी गुड बुक्स, तो यहां पर क्या कर दो, नॉट ओनली को यहां से हटाकर यहां पर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड, कि भाई इक्विप्ड तो है ही, इक्विप्ड होने या ना होने की बात नहीं, इक्विप्ड तो है ही, क्योंकि और कुछ यहाँ पर वर्ब नहीं है, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वो इक्विप्ड है, तो इक्विप्ड से पहले नॉट ओनली नहीं चाहिए, इक्विप्ड तो है किस चीज से, ना केवल अच्छी किताबों से बल्कि लेटेस्ट जर्नल से भी, तो यानी कि अच्छी किताबों और जो लेटेस्ट जर्नल्स है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है, तो नॉट ओनली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल, कि हम पैक करेंगे ना केवल मटेरियल बल्कि, तो बल्कि के बाद कुछ और सामान होना चाहिए, बट ऑल्सो है ना, ये रहा, अगर नॉट ओनली के बाद में यहाँ पर मटेरियल है तो बट ऑल्सो के बाद में कोई दूसरा सामान होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद देखो क्या है, वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ब है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जरा मीनिंग देखो क्या निकल रही है, वी विल पैक, हम पैक करेंगे ना केवल मटेरियल बल्कि कुछ और भी, तो बल्कि कुछ और भी पैक करने, देख पैक तो यानी कि करना ही है, क्या पैक करेंगे, ना केवल मटेरियल बल्कि, तो बल्कि के बाद कोई और भी यहाँ पर नाउन होना चाहिए जिसको पैक करने की बात हो रही हो, कौन सा नाउन है जिसको पैक करना है बताना, बट ऑल्सो के बाद डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स, किस चीज को पैक करोगे बताओ, अगर आप वहां पर बोल रहे हो कि हम केवल मटेरियल को ही पैक नहीं करेंगे बल्कि, तो बल्कि किसी और चीज को भी पैक करेंगे, तो किसको पैक करोगे यहाँ पर, यानी कि नॉट ओनली गलत दे रखा है ना, अगर मटेरियल से पहले नॉट ओनली है तो मतलब आप फोर्सफुली आपको यहाँ पर कोई नाउन ढूंढना पड़ेगा जिसको पैक करना है, कुछ नहीं पैक कर सकते, यानी कि ये ठीक है वो गलत है, तो वहां पर क्या कर दो, नॉट ओनली को भी क्या कर दो, वर्ब से पहले, क्योंकि ये बट ऑल्सो वर्ब से पहले है, तो यानी कि देखो यहाँ पर वर्ब क्या पैक, तो ये नॉट ओनली जो है यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा, नॉट ओनली, कि हम देखो हम ना केवल पैक करेंगे, अब यहाँ पर जो ना केवल है वो पैक के लिए लग रहा है, हम ना केवल पैक करेंगे बल्कि डिलीवर भी करेंगे, यानी कि पैक और डिलीवर करने को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, अगर आप मीनिंग निकाल के करोगे ना भाई तो कभी गलत नहीं कर सकते आप। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट इज नॉट ओनली इक्विप्ड, ऊपर वाला एग्जांपल है, नॉट ओनली इक्विप्ड, भाई इक्विप्ड तो है ही, इक्विप्ड होने ना होने की बात नहीं की जा रही, इक्विप्ड तो है किस चीज से, ना केवल, देखो नॉट ओनली यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ना केवल अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, नए इंस्ट्रूमेंट से, बट ऑल्सो, बट दो बार आ गया, बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, तो देखो नॉट ओनली के बाद भी देखो क्या है, विद के साथ में यहाँ पर प्रॉपर एक नाउन है, और यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद भी विद के साथ एक प्रॉपर क्या है, नाउन है, ठीक है, तो इक्विप्ड तो है किस चीज के साथ में, ना केवल इनसे बल्कि इनसे भी। नॉट ओनली वी सीन द काली टेम्पल, देखो अब एक चीज और बता रहा हूं, जब भी सेंटेंस में मेरे भाई नॉट ओनली आपको दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, नॉट ओनली, तो वहां पर ध्यान रखना, एक सेकेंड,
सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आपको नॉट ओनली दिख जाए ना, तो वहां पर ध्यान रखना इन्वर्जन लगता है। क्या लगता है? इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन। इन्वर्जन कौन सा लगेगा? इन्वर्जन में पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब। इसको हम बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है ना एडवर्ब वाली, तो जरूर देख लेना, उसमें मैंने इन्वर्जन को एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आप वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हो। अब आप कहोगे सर वो तो इंटरोगेटिव में भी होता है। इंटरोगेटिव अलग होता है, इन्वर्जन अलग होता है। वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हो, लेकिन वो इंटरोगेटिव नहीं बनता, वो इंटरोगेटिव नहीं बनता। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। और इन्वर्जन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन। गलत लिखा हुआ है भाई, सही कर लेना इसको। एक सेकेंड, देखो एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है और मेन वर्ब बाद में होता है। और कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? दोनों के दोनों वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले होते हैं। तो जब आपको नॉट ओनली सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाए, स्टार्टिंग में दिख जाए, तो वहां पर आप क्या लगाते हो? इन्वर्जन लगाते हो। क्या लगाते हो? इन्वर्जन। या तो नॉट ओनली को स्टार्टिंग में से हटा दो, या तो स्टार्टिंग में अगर रखना है तो इन्वर्जन लगाओ। फिर जैसे यहाँ पर नॉट ओनली स्टार्टिंग में आ गया, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इन्वर्जन। इन्वर्जन भी कौन सा लगाऊंगा? पार्शियल। कौन सा लगाऊंगा? पार्शियल। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखूंगा और मेन वर्ब को बाद में रखूंगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर नॉट ओनली आ गया, तो यहाँ पर ये जो वी सीन है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब है, पहली गलती तो इसी में। सब्जेक्ट के साथ कभी भी डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्या? यहाँ पर सीन लिखा हुआ है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता, तो गलती तो इसी में है, पार्ट वन में गलती है। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर इन्वर्जन, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए मेन वर्ब। अब आपको पता है कि ये पास्ट टेंस है। कैसे? क्या लिखा है देखो, हमने ना केवल काली टेम्पल देखा बल्कि थिरुनेली टेम्पल भी देखा। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? डिड। तो हमने लगा दिया डिड। नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद क्या लिखेंगे? डिड। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो नॉट ओनली डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट वी और उसके बाद मेन वर्ब। तो डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो नॉट ओनली डिड वी सी, ऐसे बन जाएगा। नॉट ओनली डिड वी सी द काली टेम्पल, नॉट ओनली डिड वी सी द काली टेम्पल बट ऑल्सो द थिरुनेली टेम्पल। ठीक है, या तो दूसरा तरीका क्या बताया? इन्वर्जन नहीं लगाना, तो इसको शुरू में लिख दो, जो वी सीन है इसको पहले तो ठीक करो, वी सॉ हो जाएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता है, तो शुरू में क्या लिखो? वी सॉ। क्या लिखो? वी सॉ। वी सॉ हो गया। अब लिख दो नॉट ओनली। क्या लिख दो? नॉट ओनली द काली टेम्पल। देखो नॉट ओनली के बाद भी क्या है? एक नाउन है, और बट ऑल्सो के बाद भी क्या है? देखो एक नाउन है कि नहीं? तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। वी सॉ नॉट ओनली द काली टेम्पल बट ऑल्सो द थिरुनेली टेम्पल। या तो मैंने क्या बताया? इन्वर्जन लगा दो, नॉट ओनली डिड वी सी। ठीक है, ऐसी सेम नीचे नॉट ओनली वी सॉ, तो यहां पर क्या कर दो? वी सॉ कर दो पहले, ये गलत है। क्या कर दो? वी सॉ, वी सॉ और नॉट ओनली को यहां पर ले आओ, तो इससे क्या होगा? देखो नॉट ओनली के बाद एक नाउन है प्रेसिडेंट, और बट ऑल्सो के बाद भी एक नाउन है मिनिस्टर। ठीक हो जाएगा। या तो यहां पर भी इन्वर्जन लगा सकते थे, कैसे? वही सेम चीज, सेम लग जाता। नॉट ओनली शुरू में रहने देते डिड वी सी, नॉट ओनली डिड वी सी, ऐसे बन जाता। तो या तो इन्वर्जन लगा दो या नॉट ओनली को आगे ले आओ, सेंटेंस को सीधा करके लिख दो अफर्मेटिव से। ठीक है, समझ गए भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 85, यूज ऑफ टू एंड सो दैट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, और मुझे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है ये। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि टू जो होता है ना, टू ये वेरी के बराबर नहीं होता है। ये पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था एडवर्ब में, कि टू जो है वेरी के बराबर नहीं होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, ओ माय गॉड ही इज टू हैंडसम, बोलते ना, ओ माय गॉड शी इज टू ब्यूटीफुल, तो गलत है भाई। ठीक है, जिस सेंस में आपको वेरी यूज करना, उस सेंस में टू यूज नहीं करते। टू केवल आप तब लगाओ जब आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हो जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल भाई, जैसे मान के चलो मैं अगर बोल रहा हूँ कि द टी इज वेरी हॉट, इसका मतलब है चाय बहुत गर्म है। यहाँ पर मैंने अपनी कोई रिक्वायरमेंट की बात नहीं करी, मैंने सीधा किसी काम की या एडजेक्टिव की डिग्री बता दी कि बहुत गर्म है। अगर मैं बोलता टी इज टू हॉट, तो टू हॉट का मतलब कि भाई मेरी ना चाय पीने की रिक्वायरमेंट है कि मैं इतनी गर्म चाय पीता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको टू हॉट बोल रहा हूँ मतलब मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा गर्म है ये। तो टू स्पेसिफिक टर्म्स में लगाते हैं केवल कब? जब हमें मोर देन रिक्वायर्ड दिखाना हो। तो आप किसी की नॉर्मल तारीफ कर रहे हो,
किसी के बारे में एडजेक्टिव यूज कर रहे हो कि हैंडसम ब्यूटीफुल, तो आप उसकी डिग्री बताओगे ना कि वो वेरी हैंडसम या वेरी ब्यूटीफुल है। टू हैंडसम टू ब्यूटीफुल थोड़ी बोलोगे। पहली चीज आप ये समझ गए। ऐसे ही कई बार हम क्या करते हैं, सो को हम वेरी के बराबर समझ लेते हैं, ये भी नहीं होता है। बोलते हैं ना, टुडे आई एम सो हैप्पी यार, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर, टुडे आई एम सो हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूं। तो जब आपको बहुत बताना तो वेरी है ना आपके पास वेरी है तो सही, आप लगाओ वेरी हैप्पी। सो मत लगाओ, सो कभी भी अकेला सेंटेंस में नहीं आता, सो हमेशा पेयर में आता, ध्यान रखना। सो जो है हमेशा पेयर में आता है। एक तो आपने अभी देख लिया था सो और एज का पेयर, जब आपको दो लोगों को इक्वल बताना होता है नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं सो और एज। एक होता है सो और दैट का पेयर, किसका होता है, सो और दैट का पेयर, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो सो का है ना कभी भी अकेला नहीं आता, कभी भी ऐसे नहीं बोलते आई एम सो हैप्पी, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो कभी भी अकेला नहीं आता, बोलते ना सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, तो सो गलत है, सो नहीं आता। क्या बोलो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ठीक है। अ वाव भी गलत है वैसे तो, ठीक है। आया समझ में आपको? तो ये दो बेसिक चीजें आपने समझी। टू आपने समझ लिया कि कब लगाते हैं, जब हम मोर देन रिक्वायर्ड की बात करें, मोर देन रिक्वायर्ड की बात करें। और भाई साहब जो टू और टू का पेयर होता है, ठीक है, जो टू और टू का पेयर होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, और ऐसी सो और दैट का जो पेयर होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, इसी के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको आइए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ टू टू एंड सो दैट। सो दैट कैन बी चेंज्ड इनटू टू टू। सो दैट को आप टू टू में चेंज कर सकते हो इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, ठीक है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। आप सो दैट को चेंज कर सकते हो टू टू में अगर सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे देखो, शी इज सो इल, शी इज सो इल दैट, सो और दैट का पेयर बनता है, मतलब वो इतनी बीमार है कि शी कैन नॉट वर्क, कि वो काम नहीं कर सकती। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मैंने अभी क्या बताया था कि सो को अकेला यूज नहीं करते, सो को पेयर में यूज करते हैं, और सो का पेयर यहां पर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट वाला। तो सो और दैट का पेयर बनके मीनिंग क्या बनती है, मैं आपको समझा रहा हूं कि शी इज सो इल, वो इतनी बीमार है। सो और दैट का मतलब होता है इतना की, मतलब वो इतना बीमार है कि, वो इतना कमजोर है कि, वो इतना बुद्धिमान है कि, तो ऐसे यूज करते हैं सो और दैट को। तो शी इज सो इल, वो इतनी बीमार है, दैट शी कैन नॉट वर्क, कि वो काम नहीं कर सकती, कि वो काम नहीं कर सकती। अब जो काम सो दैट करता है ना, वही काम टू टू भी करता है। इसका भी सेम मीनिंग होता है, टू टू का मतलब भी सेम मीनिंग होता है, इतना की, इतना या उतना। ये क्या हुआ भाई, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अचानक पता नहीं भाई बोर्ड बंद हो गया था, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो देखो ठीक है, देखो मैं बता रहा था आपको इसकी मीनिंग क्या होती है, इतना या उतना, ठीक है, डॉट 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 की, ठीक है। जैसे वो इतना होशियार है कि वो सबको चुप करा सकता है, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, वो इतना बुद्धिमान है कि वो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। तो उतना या इतना और आगे की, ये वाला सेंस दोनों के दोनों आपको देते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। आप सो दैट को चेंज कर सकते हो टू टू में, मतलब जहां पर सो दैट ले, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों की मीनिंग सेम है, तो सर जहां पर सो दैट आ रहा है वहां पर टू टू भी आ सकता है, सर जहां पर टू टू आ रहा है वहां पर सो दैट भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। देखो, आप सो दैट को चेंज कर सकते हो टू टू में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हो जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे यहां पर देखो, और एक चीज और ध्यान रखना, टू जो है ना वो यूज होता है विद अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स। अगर अकेला टू आप यूज कर रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि टू अगर मैंने किसी भी एडजेक्टिव के साथ लगा दिया, टू हॉट, इसका मतलब क्या है कि मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा गर्म है, यानी कि वो मेरे लिए क्या हो गया, अनडिजायरेबल हो गया। टू अगली, मतलब अगली हो, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगली है, मतलब वो अनडिजायरेबल हो गया। तो अकेला टू जब आप लगाते हो तो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ में लगाते हो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। खैर इस पे आते हैं। शी इज सो इल दैट, देखो सो और दैट आ रहा है। अब यहाँ पर सो और दैट अगर आ रहा है तो आपसे मैं पूछता हूँ क्या इसको मैं टू और टू में चेंज कर सकता हूँ? तो सबसे पहले आप देखो क्या सेंटेंस नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, देखो कैन नॉट। तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, शी इज, सो की जगह पर आ जाएगा टू इल, शी इज टू इल, शी इज टू इल। अब दैट की जगह पर क्या आ जाएगा, टू, और टू के बाद डायरेक्ट आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सब कुछ कट जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वर्क, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। समझ में आया क्या बोला मैंने? हम सो दैट को टू टू में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सो दैट वाला सेंटेंस नेगेटिव में हो, जब सो दैट वाला सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव में हो। तो सो दैट वाला सेंटेंस नेगेटिव में है तो हमने इसको टू टू में चेंज कर दिया, हमने इसको टू टू में चेंज कर दिया। और आपको पता है कि टू के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब हट जाएगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी इज टू इल टू वर्क, मतलब वो इतनी बीमार है कि काम नहीं कर सकती। एक चीज ध्यान रखना कि टू टू
टू को आप कभी भी ऐसे लिखो, टू को कभी भी सो दैट में चेंज कर सकते हो, में चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। पता है क्यों? देखो, सो दैट को टू में चेंज तभी कर सकते हो जब वो नेगेटिव हो, लेकिन टू को आप कभी भी सो दैट में चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं देखना, क्योंकि टू ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है। टू जो होता है ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग ही देता है। अगर मैं कभी भी बोलूं कि ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, तो अपने आप ही नहीं आ जाता है। तो जब ऑटोमेटिक ये अपने आप में नेगेटिव हो गया, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर नेगेटिव हो गया तो उसको सो दैट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सो दैट को हमेशा टू में चेंज नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं कर सकते? मान लो सो दैट लिखा है, तो वो तो पॉजिटिव में भी आता है नेगेटिव में भी आता है। जो सो दैट है वो पॉजिटिव में भी आता है नेगेटिव में। अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको टू में कैसे चेंज करोगे? क्योंकि टू तो हमेशा नेगेटिव होता है, टू हमेशा नेगेटिव होता है। सो दैट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। आप ऐसे इसको याद रखोगे, सो दैट जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। लेकिन जो टू और टू है ये केवल और केवल क्या होता है? नेगेटिव होता है। The watch is so expensive that I cannot afford it. The watch is so expensive that, so और that का पेयर आ गया, सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको अपन टू और टू से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? The watch is too expensive, so की जगह टू, the watch is too expensive, ठीक है, टू। अब टू के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? अफोर्ड, खत्म। ये भी ठीक, ये भी ठीक, क्योंकि नेगेटिव में तो टू में चेंज कर सकते हैं। द वॉच इज टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, मतलब ये वॉच जो है ना इतनी एक्सपेंसिव है कि अफोर्ड नहीं की जा सकती। शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज अल्टीरियर मोटिव। देखो नेगेटिव में है तो इसको भी टू से बना सकते हैं। तो शी इज टू इनोसेंट, शी इज टू इनोसेंट, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। अब आगे भी दे रखा है तो लगा दो, टू अंडरस्टैंड हिज अल्टीरियर मोटिव्स, खत्म बात, समझे? तो अगर सो दैट वाला सेंटेंस नेगेटिव में है तो आप कभी भी उसको टू से बना सकते हो, टू से बना सकते हो। लेकिन अगर पॉजिटिव में हुआ तो क्या करेंगे? जैसे देखो आगे आओ, ये भी नेगेटिव ही है। खैर देखो, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट गेट एनी जॉब, कि वो इतना बूढ़ा है कि उसे कोई भी जॉब नहीं मिल सकती, उसे कोई भी जॉब नहीं मिल सकती। अब इसको टू में चेंज करो, कैसे करोगे? ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू गेट एनी जॉब, खत्म। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? सो और दैट को टू में चेंज कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड द नो वन कुड सॉल्व इट, नेगेटिव है तो क्या कर देंगे? द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड, टू से बनाएंगे ना, टू कॉम्प्लिकेटेड, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। ये मैंने आपको एडवर्ब में भी अच्छे से समझाया है, पता है आपको? टू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सो दैट वाला, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया एडवर्ब में भी, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद टू आ जाएगा, टू सॉल्व, खत्म, डायरेक्ट। द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी, देखो द प्रोसेस बताना किस में एरर है। द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट इट, बताओ किस में गड़बड़ है? ध्यान से देख लो, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली टुक 5 minutes फॉर अस टू ग्रैस्प इट, बताओ किस में एरर है? द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, किस में एरर है? देखो टू और टू का पेयर है कि नहीं है? तो क्या सेंटेंस में कोई गड़बड़ है? बताओ। द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट इट हार्डली took 5 minutes for us to grasp it, no error. He studied so hardly, देखो हार्डली क्या होता है? हार्डली कुछ नहीं होता, हार्डली नहीं होता, हार्ड होता है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, ये भी मैंने आपको एडवर्ब में समझाया। तो ही स्टडीड सो हार्ड, और अब मुझे बताओ, चलो यहाँ पर तो हार्ड कर दिया, लेकिन क्या ये सो ठीक है? क्या सो कभी अकेला आता है? देखो सो के साथ दैट का पेयर आता है, यहाँ पर है क्या? दैट नहीं है, यानी कि पूरा पार्ट टू एरर है। तो एक एरर तो हमने सुधार दिया, हार्ड। सो की जगह पर क्या आना चाहिए? He studied so hard, he was sure of passing. He studied so hard. He studied so hard. इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? इसको सही करने के लिए he studied so hard, और इसी में ऐड कर देंगे that. So और that का पेयर आ जाएगा, ठीक है।
ही स्टडीड सो हार्ड दैट ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, कि मतलब उसने इतनी कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की कि वो निश्चित था कि वो पास हो जाएगा। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड। सो के साथ में टू नहीं आता, टू के साथ टू आता है, तो जब यहाँ पर टू है तो यहाँ पर सो को उठा के डबल टू वाला कर दो, ये डबल ओ वाला कर दो, खत्म। जब आगे टू दे रखा है तो आपको पता है टू और टू का पेयर बनता है। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड इन अ डे। तो गलती किसमें थी? गलती थी आपकी, अच्छा इसको इंप्रूव करना था सो को, तो इंप्रूव करके क्या कर दोगे? टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड इन अ डे। मेरी बात को समझे भाई कि नहीं समझे? अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो टू टू वाला होता है उसको कभी भी आप सो दैट में चेंज कर सकते हो, तो क्या इस टू टू को सो दैट में चेंज किया जा सकता है? कैसे करेंगे देखो, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड, टू की जगह पर क्या जगह? दैट। अब दैट के बाद आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्ट V1 नहीं लगाएंगे, टू के बाद तो V1 लगाते हैं, लेकिन यहां पर आपको प्रॉपर सब्जेक्ट फिर एक वर्ब चाहिए, दैट द प्रॉब्लम वाज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड इन अ डे। मतलब यहां पर सॉल्व करने वाला कौन है ये नहीं पता, तो किसी को भी मान सकते हैं, आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए, तो द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन, ऐसे बना सकते हैं, दैट नो वन। दैट नो वन क्या आएगा? नो वन के बाद देखो सॉल्व, पास्ट में कहानी चल रही है, नो वन कुड सॉल्व, ऐसे बना सकते हो, नो वन कुड सॉल्व इन अ डे। मतलब प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कोई भी एक दिन में सॉल्व नहीं कर सकता था। द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कुड सॉल्व, कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता था। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी तरफ से मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि दैट के बाद आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट चाहिए, तो नो वन आ गया, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया? पास्ट में मैंने बना दिया कुड सॉल्व। क्या बना दिया मैंने? कुड सॉल्व इन अ डे, कि प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कोई भी एक दिन में सॉल्व इसको नहीं कर सकता था। और वापस से देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया, तो मैंने क्या बताया? जब सो दैट वाला नेगेटिव में हो, ध्यान से सुनो, जब सो दैट वाला नेगेटिव में हो उसको टू टू में चेंज कर सकते हैं, तो जब आप इसको वापस से चेंज करोगे तो देखो वही बन जाएगा, जब आप इसको वापस से चेंज करोगे तो वही बन जाएगा ये, ठीक है। अब आप, हाँ कई बच्चों के मन में भी आ रहा होगा सर अभी आपने बताया था कि टू के बाद में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ये पैसिव चला गया ना भाई, टू के बाद में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ट्रू है, लेकिन जब टू के बाद में बी लग जाए तो पैसिव बन जाता है ना, फिर तो V3 आता है ना, तो वही चीज यहाँ पर देखो बी लग गया तो V3 आ गया, तो पैसिव से बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो टू के बाद सीधा V1 बना दो, या टू के बाद बी लगा के V3 लगा दो, पैसिव से बना दो। किससे बना दो? पैसिव से। समझ गए भाई? टू और टू सो दैट, ये मैंने पिछले टॉपिक में भी एडवर्ब में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आगे आ जाओ, सच एज और क्या है? सच दैट। सच एज और सच दैट, देखो भाई ध्यान से, ये फिर से बंद होने वाला था क्या? सच एज एंड सच दैट। सच एज का मतलब क्या होता है? सच एज का मतलब होता है जैसा या वैसा ही। सच एज का मतलब क्या होता है? देखो यहां लिख देता हूं, जैसा या वैसा ही। इसमें सेंटेंस दो पार्ट्स में होगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, सेंटेंस दो पार्ट में होगा, सेंटेंस दो पार्ट्स में होगा, ठीक है, और सेकंड पार्ट फर्स्ट की ही कैटेगरी का होगा, कैटेगरी का होगा। सेकंड पार्ट के अंदर जो बात हो रही होगी वो फर्स्ट पार्ट के ही किसी कैटेगरी का एक पार्ट होगा, ठीक है। और जब मैं सच दैट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सच दैट। सच दैट का मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि। दैट आ रहा तो दैट का मतलब की होता है, सच दैट का मतलब क्या होता है? जैसा कि। इसमें क्या होता है? इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो सेकंड पार्ट है वो क्या करेगा? फर्स्ट को क्या करेगा? कोरोबोरेट करेगा। फर्स्ट को क्या करेगा? कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? उसको जस्टिफाई करेगा। आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, आप कोरोबोरेट भी कर सकते हो, सब्सटेंशिएट भी कर सकते हो। फर्स्ट को क्या करेगा? सब्सटेंशिएट। क्या करेगा? सब्सटेंशिएट, यानी कि उसी का सबूत देगा, आप ये कह सकते हो। यानी कि सेकंड पार्ट में जो बात हो रही होगी ना, वो असल में फर्स्ट पार्ट को ही क्या कर रहा होगा? साबित कर रहा होगा कि ऐसा होने की वजह से ऐसा। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, देखो ध्यान से समझाता हूं, ध्यान से देखो, बहुत आराम से देखो, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। ही इज सच अ प्लेयर, कि वो एक ऐसा प्लेयर है एज टीम। देखो यहाँ पर सच और एज आ रहा है। सच और एज कब आता है? मैंने क्या बताया? वैसा ही जैसा। क्या आता है? वैसा ही जैसा, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस में दो पार्ट्स है। ही सच अ प्लेयर, वो एक ऐसा प्लेयर है
जैसा टीम इंडिया को हमेशा से चाहिए था, जैसा टीम इंडिया को हमेशा चाहिए था। 2 पार्ट में सेंटेंस है। अब एक बात बताओ, 2 पार्ट में है, जो सेकंड पार्ट है क्या वो फर्स्ट पार्ट की ही एक कैटेगरी का हिस्सा है? टीम इंडिया, यहां पर किसकी बात हो रही है? टीम इंडिया की बात हो रही है। टीम इंडिया किसी चीज को लाने की बात कर रहा है। टीम इंडिया विश टू हैव, यानी कि टीम इंडिया ने विश किया कि उसके पास हो, क्या हो? एक प्लेयर हो, ऐसा ही एक प्लेयर हो। यानी कि इस चीज में, इस वाले पार्ट में जिस चीज की होने की बात की जा रही है वो इसी कैटेगरी का है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं। मेरी बात को समझे, सेकंड वाले पार्ट में जिस चीज की बात हो रही है वो फर्स्ट पार्ट की ही कैटेगरी का हिस्सा है, हाँ कि ना? और मीनिंग भी क्या जा रही है? बिल्कुल वैसा ही जैसा, मतलब वो ऐसा ही प्लेयर है जैसा टीम इंडिया को चाहिए था। यहां पर कहीं पर भी की का साउंड तो नहीं आ रहा, अंडरस्टूड है ना? की का साउंड नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या आ गया? सच एज। यहां पर क्या आ गया? सच एज। अब आप मेरे बोलने से पहले इन दोनों को फिल करके रखो, देखता हूं आपको सच एज और सच दैट समझ में आया कि नहीं आया। देखो, ही इज सच अ फूल, ठीक है, ही इज सच अ फूल। अब यहां पर या तो दैट आएगा या एज आएगा, या तो दैट आएगा या एज आएगा। ऐसे यहां पर या तो दैट आएगा या एज आएगा। देखो, वो इतना मूर्ख है, ही अंडरस्टैंड्स नथिंग, कि उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बात बताओ, 2 पार्ट में सेंटेंस है, वो मूर्ख है, उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है कि वो इसी वाली कैटेगरी का है? ये जो कैटेगरी यहाँ पर है फूल की, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे आप ये बता सकते हो कि दोनों सेमी कैटेगरी के हैं? जैसे यहाँ पर तो मुझे पता है कि टीम इंडिया की इच्छा थी कि उनके पास हो, क्या हो? एक प्लेयर हो, तो दोनों सेमी कैटेगरी के हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको देखकर आप ये बोल सको कि हाँ ये और फूल एक ही कैटेगरी का है? यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रही है कि वो इतना मूर्ख है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो इतना मूर्ख है कि, तो यहाँ पर की का साउंड जा रहा है ना मेरे भाई? किसका साउंड जा रहा है? की का साउंड जा रहा है। तो जब की का साउंड जाता है तो क्या लगा देते हैं? वहां पर हम दैट लगा देते हैं। ही सच अ फूल, वो इतना मूर्ख है कि ही अंडरस्टैंड्स नथिंग, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो पढ़कर अपने आप ही आपको मीनिंग पता चल जाएगी। ही सच अ फूल, देखो यहाँ पर भी है, ही सच अ फूल दैट या एज आई हैव नेवर सीन, मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? ऐसा मूर्ख, यानी कि जो मैंने नहीं देखा है और जो यहाँ पर है, दोनों सेमी कैटेगरी के हो गए। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों सेमी कैटेगरी के हो तो वहां पर सच के साथ क्या आता है? एज, क्योंकि यहाँ पर देखो की का साउंड नहीं आ रहा। वो ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने आज तक नहीं देखा, वो एक ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। की नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? वो ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। तो जैसा के लिए क्या आएगा? एज। समझ गए ना भाई? देखो, यहां पर जो सेकंड वाला पार्ट है वो फर्स्ट वाले को सब्सटेंशिएट कर रहा है, यानी कि उसे कुछ समझ नहीं आता, ये साबित कर रहा है कि वो मूर्ख है। ये जो पार्ट है ये साबित कर रहा है, मैंने क्या बोला, जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट को ही साबित करेगा, यानी कि वो मूर्ख है। और इसको साबित कौन कर रहा है? कि वो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो सेकंड पार्ट फर्स्ट को साबित कर रहा है, तो दैट आ जाएगा। और जब दोनों एक ही कैटेगरी के हो जाए तो वहां पर एज आ जाता है। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब है डाउट इफ और डाउट वेदर, ठीक है, सॉरी डाउट दैट। डाउट इफ जो आता है आपका, ये आता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, और डाउट दैट जो आता है आपका, ये आता है नेगेटिव में। बस इतना याद रख लो, काम हो गया तुम्हारा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। ठीक है भाई, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में देखो लिखा भी है यहाँ पर, डाउट इफ आता है इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, और डाउट दैट आता है इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। आई डाउट, बताओ क्या आएगा? इफ या दैट। देखो क्या है, ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? इफ। आई डाउट इफ, पॉजिटिव में इफ। आई डोंट डाउट, नेगेटिव है, दैट। डिड ही डाउट, इंटेरोगेटिव है, दैट। खत्म। डाउट इफ और डाउट दैट के बारे में इतना ही है जो आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 87, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, अब यहां से जो है ना, ये आपका कंजंक्शन पूरा खत्म, जितना भी कंजंक्शन में मेरे को समझाना था यहाँ पे पूरा खत्म। अब यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन है भाई कंजंक्शन के, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे क्या क्वेश्चन हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं आपको लगभग 5-10 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप क्या करोगे, स्क्रीन को, मैं आपको सारा स्क्रीन एक एक करके दिखाऊंगा, आप स्क्रीन को पॉज कर करके, या मैं साइड में हट जाऊंगा, पॉज करने की जरूरत नहीं है, आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करना, और आप कमेंट में मुझे एक एक करके सबके आंसर लिख के दिखाना कि 11th का आंसर ये है, ठीक है, 12th का आंसर ये है, ऐसे करके आप सारे आंसर लिखना, साथ में एक्सप्लेनेशन लिखना कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अगर आप सारे आंसर लिख देते हो, सारे जवाब अगर आपके सही आते हैं, तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। जिसके सारे जवाब सही आएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, उस बच्चे को मैं गिफ्ट दूंगा। और गिफ्ट में एक मास्टर क्या दे सकता है? आपको किताबें दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है ना, अपना कोर्स भी दे सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग दे सकते हैं भाई। इसके अलावा तो हम क्या ही दे सकते हैं, हम कोई आपको फ़ोन गिव अवे तो नहीं कर पाएंगे,
कुछ और तो नहीं दे पाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो जो हमने पढ़ा उसके बेस पे। स्मार्टफोन कैमराज कैन नाउ टेक पिक्चर्स। स्मार्टफोन कैमराज जो हैं पिक्चर्स ले सकते हैं ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, मतलब लगभग प्रोफेशनल क्वालिटी की, कि आजकल जो फोन के कैमराज हैं प्रोफेशनल क्वालिटी की पिक्चर ले सकते हैं। सो दे ऑल्सो हैव लिमिटेशन। सो कभी भी अकेला आता है क्या? नहीं आता। सो के साथ दैट का पेयर आना चाहिए या एज का पेयर नहीं है। सेंटेंस में गड़बड़ यहीं पर है, सो दे ऑल्सो इसी पार्ट में गड़बड़ है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब सही क्या होना चाहिए एक बात बताओ, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई जो स्मार्टफोन कैमराज हैं वो प्रोफेशनल क्वालिटी की फोटोज ले सकते हैं, और यहां पर लिमिटेशन की बात कर रहा हूं, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। बोलो हाँ कि ना? एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपको पता है कि ऑपोजिट के लिए कभी भी वैसे भी सो नहीं लगाते। अगर आपको उसको सही करना हो तो क्या लगाओगे? स्मार्टफोन कैमराज कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, सो दे ऑल्सो हैव। तो उनकी लिमिटेशन तो नहीं, बल्कि हालांकि उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो हालांकि के लिए मैंने क्या बताया, जब हम कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहे होते हैं तो हम क्या लगा देते हैं वहां पर? ऑल दो। क्या लगा देते हैं? या दो, दो लगा दो। दो दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस, हालांकि उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो दो हम तब लगाते हैं जब हम क्या दिखाते हैं? दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट। क्या दिखाते हैं? दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट। साइक्लोन इडाई, साइक्लोन इडाई नाम है, किल्ड एटलीस्ट 17 पीपल। साइक्लोन इडाई ने लगभग 17 लोगों की जान ले ली इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका। ऑल्दो का मतलब हालांकि, ऑल्दो का मतलब हालांकि, तो आपको इसमें एरर बताना है। साइक्लोन इडाई ने किल्ड जान ले ली एटलीस्ट 17 लोगों की जिम्बाब्वे में एंड मोजाम्बिक में, ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका, हालांकि ये साउथ अफ्रीका में आया। साउथ अफ्रीका में मतलब थोड़ा सा मीनिंग समझो कि मतलब हालांकि साउथ अफ्रीका में आया लेकिन जान ले ली कम से कम यहाँ पर जिम्बाब्वे में। और ऐसा कैसे हो जाएगा? जब साउथ अफ्रीका में आया तो जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में कैसे जान ले लेगा? थोड़ा सा चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझोगे अगर आप, तो आपको पता है कि एरर यहाँ पर है, यहाँ पर ऑल्दो नहीं आएगा। ठीक है। साइक्लोन इडाई किल्ड एटलीस्ट 17 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक, ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर ऑल्दो तो नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। देखो सही सही कंजंक्शन का सही जगह पे इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सही कंजंक्शन को सही जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसके ऊपर भी एरर आपको एग्जाम में दी जाती है। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा भाई? यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में तो बात दिखानी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया? दो कब लगाते हैं, ऑल्दो कब लगाते हैं? जब कॉन्ट्रास्ट में बात दिखानी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट में बात नहीं दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर देखो साउथ, यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? देखो साउदर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका का ही पार्ट है आपका जिम्बाब्वे, और साउदर्न अफ्रीका का ही पार्ट शायद मोजाम्बिक, कंफर्म नहीं हूं मैं शायद, लेकिन उसी का पार्ट है ये, आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जब साउदर्न अफ्रीका में साइक्लोन इडाई आया तो वहां पर 17 लोगों की जान ले ली जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में। तो दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बात हो रही है साइक्लोन के आने की, और यहाँ पर बात हो रही है साइक्लोन में लोगों के मरने की। तो कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पर ऑल्दो नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? एज। यहाँ पर क्या लगा देंगे? एज। एज जो है ना, एज का मीनिंग क्योंकि भी होता है। एज का मीनिंग कहीं ना कहीं क्या होता है? क्योंकि, रीजन को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, एज जो है रीजन को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। एज का मतलब क्योंकि के सेंस में जाता है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है? साइक्लोन इडाई ने 17 लोगों की जान ले ली जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में, क्योंकि ये आया कहां पर? आया साउदर्न अफ्रीका में। क्योंकि ये आया साउदर्न अफ्रीका में, और उसी का पार्ट है जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। बट इफ नहीं, यहां पर क्या होता है? ओनली इफ। बट इफ कभी भी साथ में नहीं आते, बट और इफ कभी भी साथ में नहीं आते। सही क्या हो जाएगा? ओनली इफ। तो गलती किस में? गलती इस वाले पार्ट में। सही क्या हो जाएगा? आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओनली इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। यदि, केवल तभी होगा यदि हम क्या करें? मिलजुल कर काम करें। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। आई वॉज सरप्राइज टू सी मतलब मैं देख के हैरान हुआ, एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। इसमें क्या एरर है मेरे भाई बताओ? आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। इसमें बताओ जल्दी से क्या एरर है? इसमें एज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट से भाई, जल्दी बताओ। इतना सोचना नहीं है भाई, अभी बताया मैंने आपको, अभी तो बताया कि एज कब लगाते हैं। एज का मतलब क्योंकि होता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हो? मैं देखकर हैरान था कि अविका जो है इतनी अच्छी पोएम्स लिख सकती थी। जब आप डायरेक्ट दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, ठीक है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर एज नहीं आएगा। एज का मतलब क्योंकि होता है। यहाँ पर क्या लगाओगे? दैट। आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं देखकर हैरान था कि,
मैं देखकर हैरान था कि अविका जो है इतनी अच्छी हिंदी पोएम्स लिख सकती थी। यहाँ पर गलती किसमें है, एज अविका, इस वाले पार्ट में एरर है। एज की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट। एज का मतलब है क्योंकि, ठीक है। ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग। ही वॉज रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट हो गया, बिकॉज ही वॉज टू यंग, क्योंकि वो बहुत क्या था, यंग था। तो ये गलत है, सही है, बिल्कुल सही। कारण बताना है आपको, आपको क्या करना है, कारण बताना ना कि भाई रिजेक्ट होने का कारण क्या था, कि वो यंग था, तो नो इंप्रूवमेंट। भाई सो कब लगाते हैं, आपको पता है, सो तो वैसे भी पेयर में आता तो यहाँ पर आएगा नहीं। हेंस का मतलब क्या होता है, इसीलिए। हेंस दिखाता परिणाम को, यहाँ पर परिणाम नहीं कारण की बात हो रही है। और दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट को, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं हो रही है। भाई यंग था इसलिए रिजेक्ट नहीं हुआ, तो दोनों एक ही जैसी चीज है, कॉन्ट्रास्ट तो है ही नहीं, तो बिकॉज ठीक है। स्ट्रेनियस एज इट वॉज दे वेंट ऑन विद देयर टास्क। स्ट्रेनियस एज इट वॉज, देखो सिंस जो होता है ना, सिंस, सिंस का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है, क्योंकि। सिंस को भी क्योंकि के टर्म में यूज किया जाता है। स्ट्रेनियस एज इट वॉज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस का मतलब क्या होता है, थकाने वाला, है ना। दे वेंट ऑन विद देयर टास्क, फिर भी वो अपना काम करते रहे। एक बात बताओ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्य क्या था, स्ट्रेनियस, यानी कि थकाने वाला, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो काम करते रहे। तो दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट में जा रही है कि नहीं जा रही है, दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं है, कॉन्ट्रास्ट में है कि नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए ना तो सिंस लगाते, ना बिकॉज लगाते क्या लगाते हैं, ऑल्दो। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेनियस ऑल्दो इट वाज, स्ट्रेनियस ऑल्दो इट वाज दे वेंट ऑन विद देयर टास्क। जब भी दो चीजें कॉन्ट्रास्ट में आ जाए तो वहां पर सिंस या एज नहीं लगाएंगे, बिकॉज नहीं लगाएंगे, वहां पर ऑल्दो लगा देंगे। सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल टू सी सिक्योर गुड मार्क्स, गुड ग्रेड। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाया, मतलब दो चीजें क्या है, कॉन्ट्रास्ट में है। दो चीजें कॉन्ट्रास्ट में है, और अगर दो चीजें कॉन्ट्रास्ट में हो तो अभी मैंने क्या बताया, ना सिंस आएगा, ना एज आएगा, ना वैन आएगा, दो या ऑल दो। क्या आएगा, दो या ऑल दो, बताया ना अभी मैंने। तो क्या आ जाएगा, दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फेल हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए दो ऑल दो, ठीक है। मैरी वॉन्डर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज। देखो यहाँ पर एज और एज को देखो, पहले चेक करो, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। मैरी वॉन्डर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज, तो क्या गलती है यहाँ पर बताओ। मैरी वॉन्डर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज, यहाँ पर गलती क्या है बताओ भाई। यहाँ पर दैट आएगा, यहाँ पर वेदर आएगा, यहाँ पर दैट इफ आएगा, यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट होगा। बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ भाई मेरे को। नहीं आ रहा समझ में भाई। मैरी वॉन्टेड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपको इसको इंप्रूव करना है, इफ को, ठीक है। तो यहाँ पर दैट आएगा या वेदर आएगा या दैट इफ आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो जब भी आपको यहाँ पर दिख जाए ना वॉन्डर्ड, ठीक है, वॉन्डर्ड या वॉन्डर, आई वॉन्डर या मैरी वॉन्डर्ड, अगर आपको दिख जाए तो इसके साथ में इफ आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। मैरी वॉन्डर्ड, मैरी हैरान थी, इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज, की बाकी लड़कियां भी उतनी एक्साइटेड थी या नहीं थी जितनी वो थी। तो यहाँ पर क्या है, नो एरर, ठीक है। वॉन्डर के साथ में इफ आ जाएगा। द मैन एट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड वॉश्ड हिज हैंड। देखो वही वाली चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि उसने खाया क्या, उसने एक एप्पल खाया, एक ऑरेंज खाया, और एंड के बाद उसने दूसरी चीज की। तो यानी कि है तो दो चीजें मेन, दो चीजें नाउन नहीं है, मैंने आपको समझाया। तो दोनों को जोड़ने के लिए एंड आना चाहिए ना। तो क्या आ जाएगा, द मैन एट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज एंड वॉश्ड हिज हैंड्स, या फिर एन एप्पल एंड ऑरेंज। तो आपको पता है दोनों के बीच में एंड आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉमा है दोनों के बीच में, यहाँ पर भी कॉमा है, और इंप्रूवमेंट तो होगा। द एक्टर इज आउट ऑफ जेल, एक्टर जो जेल से बाहर है, एंड नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन। देखो अगर वो जेल से बाहर है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो पूरा फ्री नहीं है, तो दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट में है। भाई जेल से बाहर है लेकिन पूरा फ्री नहीं है, तो दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट में है। तो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए एंड नहीं लगाते, बट लगाते हैं। बताया था आपको कि जेल से तो बाहर है लेकिन पूरा फ्री मैन नहीं है, पूरा फ्री मैन नहीं है। समझ में आ रहा है भाई, जेल से बाहर है लेकिन पूरा फ्री मैन नहीं है। सिंस ही विल बी अंडर हाउस अरेस्ट, क्योंकि हाउस अरेस्ट के अंडर रहेगा वो 10 दिन के लिए। अब आप एक काम करो, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मैं एक एक करके स्लाइड चेंज करूंगा, आप फटाफट से क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, और उन क्वेश्चंस को करके आप कमेंट में मुझे सारे के सारे आंसर्स बताओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, ले लिया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखना इनमें से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास यानी कि एडवर्ब में मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे देखो एक चीज देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर हार्डली, स्केर्सली, ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, नो सूनर से शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको समझा दिया आज ही की क्लास में कि इन्वर्जन लगाएंगे। स्केर्सली और हार्डली मैंने आपको बताया था, याद है? हार्डली और स्केर्सली इनके साथ में जो पेयर बनता है, और देखो आज भी बताया मैंने, हार्डली स्केर्सली के साथ में पेयर किसका बनता है? वैन का बताया ना, तो पेयर याद रखने के लिए बोला था। और नो सूनर के साथ किसका पेयर बनता है? नो सूनर के साथ में पेयर बनता है देन का। किसका पेयर बनता है? देन का। ये याद रखना। देखो ढंग से देखो, स्केर्सली शी हैड हर्ड द न्यूज, और ये भी बताया था कि स्केर्सली से, हार्डली से या नो सूनर से अगर डायरेक्ट सेंटेंस शुरू होता है, पिछली क्लास में बताया था, तो वहां पर इन्वर्जन लगाते हैं। तो तीनों में इन्वर्जन लगेगा। तो स्केर्सली शी हैड दे रखा है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड शी। क्या हो जाएगा? हैड शी, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हार्डली ही हैड की जगह पर क्या हो जाएगा? हैड ही, ये हो जाएगा। नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड द मिनिस्टर हर्ड, ये हो जाएगा, इन्वर्जन लग जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एक बार पेयर चेक करो, नो सूनर के साथ में देन का पेयर, ठीक है, स्केर्सली के साथ में व्हेन का पेयर, और हार्डली के साथ में व्हेन का पेयर। तो पेयर वाइज यहां पर ठीक है, मेरी बात को समझे। पेयर वाइज अगर देखोगे तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो गलती कहां पर है? इन्वर्जन की गलती है। तो सेंटेंस को इंप्रूव करना था, तो गलती किसमें? शी हैड। इसमें देखो स्केर्सली शी हैड में गलती है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? स्केर्सली हैड शी। ऐसी इसमें किसमें गलती है? ही हैड, हार्डली ही हैड, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? हार्डली हैड ही। तो यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें एरर है, ठीक है, पार्ट ए में एरर है। मेरी बात को समझे? ऐसी देखो, वी हैड हार्डली रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन, वी हैड हार्डली रीच्ड द प्लेटफॉर्म, वी हैड हार्डली रीच्ड द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो कहाँ दे रखा है? देन। हार्डली के साथ क्या आता है? हार्डली के साथ वैन आता है, यहाँ पर देन दे रखा है, गड़बड़ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वैन। क्या आ जाएगा? वैन। तो सारी चीजें बताई हुई हैं मेरे दोस्त, अगर आप इनको छोड़ दोगे तो मेरे को बड़ा दुख होगा, ठीक है? कर लोगे? नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट है, वही नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आप देख लेना किसमें, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड वी स्टूड अप। तो यहाँ पर आपको पता है कि नो सूनर का जो पेयर बनता है वो किससे बनता है? नो सूनर का पेयर किससे बनता है? देन से बनता है, ठीक है? ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट अ गुड मैन, तो बट नहीं आएगा, बट ऑल्सो अ गुड मैन, ठीक है? तो किस में आ जाएगा? बट ऑल्सो। बट की जगह पर क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो ग्रांट मी लीव, ठीक है? एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं क्या हूं? पीड़ित हूं बुखार से, सो ग्रांट मी लीव। अब आप कहोगे सर एज और सो का पेयर, एज और सो का पेयर नहीं होता, सो और एज का पेयर होता है। एज और सो का कौन सा पेयर होता है? एज के साथ कभी भी सो नहीं आता, ये ध्यान रखना। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यहाँ पर कॉमा लगा सकते हो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर प्लीज ग्रांट में, प्लीज ग्रांट में आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सो नहीं आएगा, ठीक है? नो सूनर आई हैड स्पोकन, नो सूनर से शुरू हुआ है तो आई हैड स्पोकन नहीं आएगा, इन्वर्जन लग जाएगा, हैड आई स्पोकन। क्या हो जाएगा? हैड आई स्पोकन, ठीक है? नो सूनर हैड आई स्पोकन, और नो सूनर के साथ देन आता है वो तो ठीक है। नो सूनर दे हैड रिसीव्ड, तो दे हैड रिसीव्ड की जगह पर हैड दे रिसीव्ड, इन्वर्जन लग जाएगा, हैड दे रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? इन्वर्जन लग जाएगा मेरे भाई। और आगे चेक करो, नो सूनर के साथ में देन है तो देन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीजें हैं, ठीक है? हालांकि होमवर्क दिया मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको करवा भी दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो, मेरा मन नहीं था करवाने का, मैंने सोचा आपको होमवर्क दे दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ तो इसको भी मैं फटाफट से निकाल दूं। ये समझा ही दिया मैंने आपको, ठीक है? ये भी समझा ही दिया। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, चलो इसको भी समझ लो ध्यान से, अब इतने क्वेश्चंस कराई दिए तो इसको भी समझ लो ध्यान से। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, कभी भी ऐसा है ना, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था, तो जब भी आप यहाँ पर व्हाट आई वाज डूइंग लगाते हो, आपने उसमें पढ़ा होगा उसमें क्या बोलते हैं, नरेशन में, तो वहां पर कभी भी दैट नहीं आता। जब WH से आप शुरुआत कर रहे हो, सेंटेंस को आपने जोड़ दिया व्हाट से, तो दैट से थोड़ी जोड़ोगे। जब आपने दो सेंटेंसेस को WH से जोड़ दिया, व्हाट से जोड़ दिया, वाई से जोड़ दिया, व्हेन से जोड़ दिया, तो उसके साथ दैट नहीं आता। तो माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग, अब देखो यहाँ पर भी WH से जोड़ दिया आपने, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी, ऐसा करके होगा, तो यहाँ पर भी दैट नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट, कि मैं कितने समय तक एब्सेंट रहूंगा। मेरी बात समझ गए? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माई सिस्टर आस्क्ड मी, देखो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग, यहाँ पर भी WH से जुड़ा हुआ है तो दैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, मेरा फ्रेंड जो है ना इस शादी में
इस शादी को अटेंड नहीं करेगा, अनलेस अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड। तो अनलेस और नॉट कभी भी एक क्लॉज में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, अनलेस ही इज नॉट, इसमें गड़बड़ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस ही इज इन्वाइटेड, अनलेस और अनटिल के साथ में नॉट नहीं आता। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क, तो मैंने क्या बताया, अनलेस के साथ में नेगेटिव नहीं आता, तो सीधा आएगा अनलेस यू वर्क, डोंट हट जाएगा। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, आप ऐसे ही और भी कंजंक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास जो भी बुक है वहाँ से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको सारे बता दिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो होगी आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। क्लास अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना क्लास को और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।